ओके नाउ अभी तक आप एब्डोमेन के अंदर आप कर चुके हो पहले द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. And the interior abdominal wall, you know that it's not just the wall, but it has got many things in fact associated with that. It's not just like a thoracic wall, you have done it here. The interior abdominal wall is connected here with the scrotum. It's connected here with the three important muscles. In between them there was inguinal canal. In the middle of it, within the aponeurosis of all three muscles, there was a rectus sheath. Rectus abdominis was also lying there, etc. And you have seen the hernias and other things like here. अब आप यहाँ पर देखें कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर टोटल एब्डोमेन है एक तरह से, प्रोबेबली इवन मोर देन दैट. इसके लिए जो मैंने आपको मैनुअल दिया है, अभी उसका मैंने एक और अपग्रेडेड एक मैनुअल बनाया है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को लेके. उसके तकरीबन 40 पेजेस हैं, लेकिन उसके अंदर नोट्स तो ये सेम ही है उसके अंदर, लेकिन उसमें मैंने MCQs शॉर्ट एसेज कैसे आ सकते हैं, MCQs कैसे होंगे, उसकी प्रैक्टिस मैंने दी है बहुत ज़्यादा वहाँ पर. आप उसको डायरेक्ट जाके MCQs में, डायरेक्ट जाके BCQs में नहीं जाएंगे फ़ौरन. आपका तरीक़ेकार होना चाहिए, कुछ सी द बेसिक नोट्स, वीडियोज़, एवरीथिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए, एक दफ़ा बेसिक समझ में आ जाए. देन यू विल गो फॉर द क्लिनिकल कोरिलेट्स जो उसके एंड में दिए गए हैं. ये करने के बाद फिर आपको देखा होगा कि एट द एंड आई हैव गिवन सम क्लिनिकल केसेस आल्सो, कि पेशेंट ऐसे आ रहा है, ये सिम्टम्स हैं उसके, एग्जामिनेशन में ये चीज़ें मिल रही हैं. आप ये समझ गए केस, तो चलें आप जो नीचे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स दें, आप अपनी इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए वो आप करें. जब आप एक दफ़ा इस चीज़ को समझ जाएंगे तो समझ लो कि अब आपको वो बेसिक सारा आ रहा है, उसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस आपको आ रहे हैं. फिर आप अब बैठ के वो जो 40-50 क्वेश्चंस मैंने पीछे दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करें. आप अब वो क्वेश्चन खुद से पूछें, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, की भी दी हुई है, लेकिन उसको यहाँ पर आप करें, उसको उसके पीछे जाएं, अच्छे तरीके से उसको करें फिक्स, और देखें कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ उसको मार्क करो और यहाँ ले आओ. हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पर अरेंज करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस ले आओ, क्वेश्चंस करो और उसको सॉल्व करो. ये जो स्टडीज़ हैं बेटा, ये ऐसे नहीं है कि मैंने पढ़ाया, आपने नोट्स ले लिए, घर चले गए और ये होता रहा. आपको बाकायदा ये एडल्ट स्टडी है. यहाँ पर आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं होती है कि यूनिवर्सिटीज़ में आके वो टीचर आपको एक एक चीज़ लिखवाएगा. ये इंटरमीडिएट और मेट्रिकल लेवल नहीं है. ये यहाँ आपको बताया जाएगा कि बाबा ये फ़लाँ जगह पर ये लिखा हुआ है, ये जाके आप पढ़ें, और पढ़ के जो जो मुश्किल है वो आप हमसे सॉल्व कराएं. यूनिवर्सिटी की स्टडी ऐसे होती है. मेरे पास काफ़ी कैमरून आइलैंड के वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऑनलाइन होते हैं. आप यकीन माने एक एक दिन के अंदर उनको 4-4, 5-5 पावर पॉइंट से टीचर दे देता है उनको कि ये है, ये हो गया कोर्स. ये ऐसे नहीं है कि मैं आके ये पावर पॉइंट चलाऊँ, एक एक चीज़ समझाऊँ. ये आज ये 5 टॉपिक्स जो है ना, ये आपके हो गए. भाई कैसे हो गए, कब हुए, वो आप अभी जाएंगे ना, आपके मोबाइल पे इसकी पावर पॉइंट आपको मिल जाएगी. पावर पॉइंट आपको मिल जाएगी. दिस विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन डन. ये आप तस्वीर कर सकते हैं कि मैं आपको, हम लोग तकरीबन 2 हफ्ते से एब्डोमेन कर रहे हैं. होना ये था कि मैं पहले दिन आता, आपको बताता एब्डोमेन एक रीजन है, और ये आप जब पॉइंट में बैठे होंगे तो इसका पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा, और उसके नोट्स वगैरह भी. ये एब्डोमेन हो गया तो आप तो पॉइंट में बेहोश हो जाएंगे. और ये है ओवरसीज़ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं इतनी, जहाँ से लोग यहाँ से दौड़े उधर भागे जाते हैं, ये डिग्रियाँ, यहाँ स्टडीज़ ऐसे हैं. मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा पावर पॉइंट का एक पूरा ऐसे जो बताया, ठक 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 करके आगे. मैंने कहा क्या ये पूरे साल का कोर्स है? बोला ये इस हफ्ते हुआ है. 24 प्रेजेंटेशंस थी उसके अंदर, पावर पॉइंट्स. मैंने कहा ये कितने दिन हुए हैं इसको हुए? बोला ये इस हफ्ते हो गया है. ये
यानी इसको ऐसे मतलब है, यानी इसके ऊपर ऐसे जैसे नहीं लगता है कोई पहाड़ गिर रहा हो उसके ऊपर, वो रो भी रही थी, बेच भी रही थी, क्योंकि ये जहाँ से पढ़े हुए थे ना, तो इनको तो ये आइडिया ही नहीं था कि खुद पढ़ना होता है कोई। यहाँ हर चीज़ टीचर पे होती है, वो टीचर पढ़ेगा ही, वो बोलेगा भी वही, पढ़ेगा भी वही, हमें जाएगा, जब नॉलेज हमें होगी, पढ़ेगा वो, नॉलेज हमें होगी, बस सबको ऐसे ही बोलते ना, सब नौकर ही करेगा, बस नौकर पकाएगा भी वही, सब कुछ वही करेगा, बस हमारी भूख जो है ना वो ख़त्म हो जानी चाहिए। वहाँ सब लोग खुद करते हैं, ये सारी चीज़ें खुद करते हैं। टीचर सिर्फ गाइड करता है कि ये इतना पढ़ना है, ये ले जाओ, जाओ पढ़ो, और जो कोई तुम्हें मसला है तो डिस्कस करना, नहीं डिस्कस किया तो आई विल कंसिडर दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, ओके, नेक्स्ट टाइम योर प्रेजेंटेशन, चलो प्रेजेंट करो आके। अब वो प्रेजेंट करो तो उसने बोला सर ये मुझे प्रेजेंट करना है, मुझे आप करा दें, मेहरबानी करें, जल्दी करें, मेरे थर्सडे को प्रेजेंटेशन है, वो मुझे फेल कर देंगे फलां, इतना प्रेशर कि उसकी हालत बुरी हो गई थी। लेकिन वो प्रेशर से गुजरना है, वो पढ़ेगी, वो करे, वो बाद में आके वो सारा दिन रात उसकी नींद हराम। थर्सडे को बोला कि सर मेरी अच्छी हो गई प्रेजेंटेशन, क्यों? वो 6 दिन उसने ऐसे ख़राब किए। हम लोग कहते नहीं, हम कंफर्ट जोन से भी ना निकलें, वो सब कुछ हो जाए हमारा, वो सारा टीचर खुद ही कर देगा, एवरीथिंग इज, ये नहीं है ऐसा। ये तो हम आपको आदतें हमने काफ़ी ख़राब की हुई हैं आपकी, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टडीज़ ऐसे नहीं होती। तो इस तकलीफ़ से गुजरें आप, कम से कम ये है कि जितनी सहूलत हम आपको दे रहे हैं उस हिसाब से तो चलें। तो ये कैविटीज़ के अंदर जो आपने एब्डोमिनल कैविटी देखी, उसमें आपको मैंने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसके वेरियस पार्ट्स हमने दिखाया आपको, स्मॉल इंटेस्टिन से लेकर लार्ज इंटेस्टिन तक, और उसमें हमने हेपेटो पैंक्रियाटिको-बिलियरी सिस्टम भी हमने डिस्कस किया, उसमें पेंक्रियाज भी दिखाया आपको, गाल ब्लैडर भी, बिलियरी डक्ट्स भी, ये सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और लिवर भी हमने बता दिया कि कहाँ है। और आज लिवर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आए बगैर जीआईटी तो कंप्लीट ही नहीं होगी। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ग्लैंड है, द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, द मैक्सिमम लिम्फ प्रोड्यूसिंग ग्लैंड आर द ऑर्गन इज दिस, इज द लिवर। Anything related to the liver is possessive noun is hepatic. हेपेट वर्ड जो है ना वो लिवर के लिए होता है, फिर एनीथिंग रिलेटेड टू द लिवर इज कॉल्ड हेपेटिक। तो अगर लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम लिवराइटिस नहीं कहेंगे, उसको हम हेपेटाइटिस कहेंगे। अगर लिवर के अंदर कोई, हम लिवर पर कोई प्रोसीजर करें तो हेपेटेक्टमी कहेंगे उसको काट के अगर हम रिमूव कर दें तो इट इज हेपेटो, हेपेटिक समथिंग इज हेपेटिक, लाइक हेपेटिक एब्सेस, लिवर एब्सेस कह सकते हो उसको, लाइक जैसे हेपेटाइटिस, जैसे हमने देखा है ना वायरल हेपेटाइटिस। तो इट इज लाइक द लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन जाहिर है वो एब्डोमेन के अंदर ही है, इट्स लाइंग अंडर द डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम देखें आप, ये एब्डोमेन है, ये हम एब्डोमेन में बैठे हैं, ये ऊपर थोरेक्स है अगर, और ये बीच में अगर डायफ्राम है तो डायफ्राम स्ट्रेट नहीं है, फ्लैट नहीं है, डायफ्राम इज लाइक अ डोम। सो इट इज एक्चुअली हिडन और इज इन टच विद द अंडर सरफेस। उस टच जो है वो डायफ्राम के साथ इससे टच में है तो डायफ्राम डोम है, तो इसका मकसद है कि लिवर विल बी अंडर द कवर ऑफ द रिब्स। और लिवर के अंदर जबरदस्त ब्लड सप्लाई है लिवर को, और लिवर के अंदर बहुत ब्लड होता है। 70% ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द लिवर कम्स फ्रॉम योर पोर्टल सिस्टम। दिखाता है आपको, दिखाता हूं मैं यहाँ पर पोर्टल सिस्टम क्या है, एंड 30% इज कमिंग फ्रॉम दी हेपेटिक आर्टरी। अब देखिए लिवर इज वन ऑफ द रेयरेस्ट, आप भी समझिए कि रेयर ऑर्गन है। आपने देखा होगा कि जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं जिनको ब्लड सप्लाई होती है आर्टरी के थ्रू, और वहां से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहां से जो रिटर्न करता है तो वो वेन से आता है। हर ऑर्गन में यही है। लोअर लिम्ब में भेजा था ना तुमने फीमोरल आर्टरी, तो वापस लेके आई ना ब्लड फीमोरल वेन, और फीमोरल वेन जो है वो फिर एक्सटर्नल इलियक वेन बन गई, उसको कॉमन इलियक, कॉमन इलियक के बाद इंफीरियर वेन क्या हुआ, वो हार्ट में चली गई। ये जो आपकी लोअर लिम्ब से वेन आई थी वो अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके किसी और ऑर्गन में घुस गई कि इंफीरियर वेना केवा में गई, ताकि वो ब्लड में जाए और हार्ट में जाए, और हार्ट उसको लंग की तरफ ले जाए, वहाँ पर वो ऑक्सीजनेट हो। तो कभी भी कोई गंदा ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसी ऑर्गन को छोड़ के दूसरे ऑर्गन में
नहीं जाता। आपके घर का जो गंदा पानी बाहर निकलता है, कभी क्या वो ऐसा हुआ है कि किसी और के घर में चला जाए फिर वहां से निकल के फिर मेन लाइन में जाए? नहीं होगा, हर एक का अपना अपना। लेकिन लिवर वो वाहिद आर्गन है जो जीआईटी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, किससे? इसोफेगस से, स्टमक से, ड्यूडेनम से, जेजुनम इलियम से, सीकम से, अपेंडिक्स से, कोलोन से, जहां जहां से भी आएंगे अपनी अपनी वेन्स लेके। हम तो ये समझते हैं कि रूल यही है कि ऑल दीज वेन्स शुड एंड अप इनटू, ये वेन्स अपना ब्लड कहां लेके जाके? इंफीरियर वेना केवा में। अगर बात ऊपर की हो रही तो सुपीरियर वेना केवा में, यहां बात हो रही है तो इंफीरियर वेना केवा में जाना चाहिए कि नहीं? क्या कहते हो? जाना चाहिए, लेकिन ये यहां पर जा नहीं रहा है। ये जितनी भी वेनें निकल रही है ना, कहां से? आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, माने कहां कहां से? फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इसोफेगस, देन कौन सा? ड्यूडेनम, देन जेजुनम, जेजुनम ने जेजुनम, देन इलियम, देन सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, देन रेक्टम, देन एनल कैनाल। ये 12-15 जगहों से जो वेन एक एक करके निकलेगी, हम समझ रहे हैं कि ये 15 के 15 ट्राइब्यूटरीज होंगी इंफीरियर वेना केवा की, ये आपस में जुड़ के एक वेन बना देती है, ये अपनी वेन बनाती है। ये कौन सी वेना केवा भाई? हम जानते ही नहीं किसी वेना केवा को। वी विल मेक अवर ओन वेन। क्यों भाई? तुम्हें तो वैसे भी हार्ट में जाना है ना, और इंफीरियर वेना केवा हार्ट में नहीं जाएगी, इसी हार्ट में नहीं जाएगी, किसी और के हार्ट में जाएगी क्या? जाओ इसमें जाके ब्लड फेंको जाके, तुम्हें भी तो हार्ट में ही जाना है। वो बोले हमें हार्ट में नहीं जाना। दैट डीऑक्सीनेटेड ब्लड शुड नॉट गो टू द हार्ट डायरेक्टली वाया इंफीरियर वेना केवा। इन्होंने अपनी वेन बनाई हो तो कोई और प्रोग्राम होगा ना इनका। ये जो वेन उसकी बनी है ना, उसमें कौन सा ब्लड है? वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द जीआईटी ऑर्गन्स। वो सारा का सारा ब्लड पहले लिवर में डाल देगी। ये पहली दफा हुआ है कि डीऑक्सीनेटेड गंदा ब्लड एक ऑर्गन से निकला और दूसरे ऑर्गन में चला गया। कभी ऐसे होता नहीं है। एक और जगह पर भी है, वो बाद में चल के देखेंगे, लेकिन यहां पर ये चीज मौजूद है। तो इसका मकसद है कि एक ऐसी वेन होती है जो दो ऑर्गन्स को, एक ऐसी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आने वाली एक वेन होती है जो दो ऑर्गन्स को जोड़ती है, ताकि ये गंदा ब्लड, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड सीधा हार्ट में न जाए, पहले कहाँ आए? लिवर में आए। और ये लिवर में आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लिवर इस जीआईटी से आने वाले इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर वो साफ करेगा। सीधा अगर चला गया ना इंफीरियर वेना केवा में, तो अगले 1 मिनट के बाद ये ब्रेन में भी हो जाएगा। ये ब्लड जो अभी आया कहाँ से? जीआईटी से, लंग में आया, हार्ट में, हार्ट के बाद लंग में, साफ हो गया चलो, लेकिन उसके बाद फिर ब्रेन तक हर जगह पहुंच जाएगा। ऐसा करना नहीं है। आप बोलते हर जगह तो ऐसा ही होता है, फिर यहाँ क्यों नहीं करना है? ये ब्लड हर आर्गन से नहीं, आम रेगुलर आर्गन से नहीं, ये जीआईटी से ब्लड आया है। आपसे उसमें और उसमें क्या फ़र्क है भाई? एक फैक्ट्री से एक गंदा पानी निकले और घर से गंदा, भाई क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों गंदे ही तो हैं, एक जगह डाल देते हैं हम लोग, वैसे ही साफ़ हो जाएगा। ये जीआईटी है, जीआईटी से सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं आता, हाँ हाँ वो भी आते हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी होते हैं। ये जीआईटी से आ रहा है। प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन माने वो जो आपने स्टार्च को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाया है, वो भी इसमें मौजूद है। क्या किसी आर्गन से आने वाले ब्लड में क्या होता है ग्लूकोज? क्या ये इसमें है? फिर वो जो आपने प्रोटीन आपने डाइजेस्ट किया है, जिसको आपने अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया है, अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, वो भी इस ब्लड में मौजूद है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी, जैसे बैक्टीरिया, कुछ ड्रग्स, ये वो, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। इन चीज़ों को हम सीधा ब्लड में नहीं डाल सकते, क्योंकि इतना ग्लूकोज तुम अगर ब्लड में डाल दोगे तो शुगर लेवल ये आ जाएगी और वो इस्तेमाल हो जाएगा फ़ौरन। हर दूसरे घंटे बाद आपको भूख लगेगी क्योंकि ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। ये जो प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया था, उसके अंदर अमाइनो ग्रुप था, उसमें नाइट्रोजन थी। नाइट्रोजन तो इतनी टॉक्सिक होती है कि सीधा ब्लड में डाल दोगे, 5 मिनट के अंदर पूरे बॉडी में फैल जाएगी और ब्रेन में आ जाएगी, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। तो इस ब्लड को, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन मौजूद हैं, उस ब्लड को पहले क्या करना था? उस ब्लड को पहले प्रेजेंट करना था किसमें? लिवर को देना था, ताकि लिवर इनके कल पुर्जे ठीक करे इस ब्लड का,
फिर ब्लड को ठीक करने के बाद अब इंफीरियर वेना केवा में डाल दे, अब हमें कोई शिकायत नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, वो 15-16 जो वेन्स उठाई हमने, उनसे जुड़ के एक बड़ी वेन बनाई। वो पहले लिवर को प्रेजेंट की कि बाबा इसकी थोड़े आप नोक प्लग ठीक करो इस ब्लड का। उसके बाद इस ब्लड को डाल दो कहाँ, इंफीरियर वेना केवा में। अब आपकी वेनें जाएंगी इंफीरियर वेना केवा में। इन 15 वेनों को हम इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, तो बीच में कौन आ गया इंटरवीन करने के लिए, लिवर आ गया। तो वो वेन जो ऑर्गन्स को छोड़ के लिवर के साथ जोड़ती है, उस वेन को बोलते हैं पोर्टल वेन। निकनेम पोर्टल, वरना तो ट्रांसपोर्टल वेन। क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड को। कहां से कहां, ऑर्गन टू ऑर्गन, जीआईटी से लिवर की तरफ। इसको कहते हैं पोर्टल वेन। ज्यादा ब्लड ये होता है, 70% ऑफ द टोटल ब्लड फ्लो गोइंग टू द लिवर इज दिस पोर्टल ब्लड। क्या ये पोर्टल ब्लड से लिवर का काम चलाओगे कि लिवर को अपना भी एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो उसको वो भी तो चाहिए ना ज़ाहिर है। और वो कहाँ से मिलेगा, सारी दुनिया को एओर्टा से मिलता है, तो उसको भी मिल जाएगा। तो एओर्टा से उठाएंगे एक वेन, एक आर्टरी, जो उसमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जैसे आपकी फीमोरल आर्टरी में था, वहाँ से उठाएंगे। इसका नाम हेपेटिक आर्टरी डाल देंगे। वो भी लिवर की तरफ जाएगी, वो भी सप्लाई करेगी लिवर को। तो इस वक्त लिवर को 2 जगहों से सप्लाई मिल रही है। एक प्योर ब्लड जो अभी आया है हेपेटिक आर्टरी से, और एक इम्प्योर ब्लड ही चाहिए। चलो वो इम्प्योर ही सही, कुछ तो ऑक्सीजन होगा उसमें भी, वो भी ब्लड फ्लो, वो भी उसमें आ गया है। ये 2 किस्म के ब्लड फ्लोज लिवर को मिलते हैं। तो लिवर में बहुत ज़बरदस्त ब्लड फ्लो होता है, 70% फ्रॉम और 30% फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी। और ये लिवर में दोनों वेसल्स अंदर इंटर होती हैं, और लिवर अच्छा खासा परफ्यूजन लिवर को मिल जाती है। और इतना ज़बरदस्त परफ्यूजन मिल जाती है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं चेस्ट इंजरी हो जाए और रिब कोई अंदर से ऐसे अंदर पेनिट्रेट कर जाए तो लिवर को रप्चर कर देगी, ह्यूज ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिवर भरा हुआ है ब्लड के साथ। सो मच सो कि कहते हैं कि अगर आप एक दफ़ा 6 महीनों में एक दफ़ा कच्चा लिवर खा लें अगर, तो आपको फिर आयरन की कोई ज़रूरत 6 महीनों तक नहीं है आपको। ये कहाँ से आया आयरन, आयरन कहाँ से आया होगा, ज़ाहिर है ब्लड से। इतना ब्लड तो होगा आरबीसी के अंदर, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में हेम है, हेम के अंदर आयरन है। ये तो आपको बायोकेमिस्ट्री में बताएंगे या बता चुके होंगे, या फिजियोलॉजी आप कर रहे हैं, सर ने बताया होगा यकीनन कि आपका जो हेमोग्लोबिन है वो छोटे छोटे कार्पल्सल्स में है, और हेमोग्लोबिन क्या हेम है वो ही रेड होता है। और उसमें आपने दिखाया होगा कि जो हेम है उसके अंदर आयरन है, लेकिन वो हेम जो है बनती है किससे, हेम किस चीज़ से बना हुआ है, हेम आयरन तो उसके अंदर ऐसा है। हेम ऐसे है, जैसे मिसाल ले लें, जैसे एक पिंजरा, पिंजरे के अंदर जो तोता बैठा हुआ है ये आयरन है। तो वो पिंजरा क्या है फिर, वो पिंजरा है एक केज है एक, वो बना है किससे, वो बना है 4 रिंग्स के साथ। ये पेंटागोनल रिंग्स होती हैं जिनको पायरोल रिंग कहते हैं। एक पायरोल, दूसरा पायरोल, तीसरा, चौथा जोड़ देंगे, इसको बोलेंगे प्रोटोपोरफायरिन। ये पिंजरा है, लेकिन ये प्रोटोपोरफायरिन किसी काम का नहीं है जब तक उसके अंदर बिठा न दें आप उस तोते को, और उस तोते का नाम है Fe, माने क्या, आयरन। वो उसमें सेंटर में बिठा देंगे और बॉन्ड लगा देंगे उसके साथ। ये जो इस वक्त पिंजरा है वो प्रोटोपोरफायरिन है, और जो तुमने डाल दिया आयरन वो उसमें तोते की तरह बैठा हुआ है। अब जैसे आप आयरन डालोगे ना, ये पिगमेंट का रंग हो जाएगा लाल, इसी का नाम है जी, इसका नाम हेम है। ये हेम है, समझ गए, इसको हम हेम कहते हैं। आयरन के आने की वजह से रंग उसका लाल हो जाएगा। और फिर अकेली तो नहीं घूमेगी, उसके साथ आप एक प्रोटीन का चेन लगा दोगे, इसका नाम होगा ग्लोबिन। फिर एक चेन लगाया तो एक हेम पकड़ा, दूसरा चेन लगाया दूसरा हेम पकड़ा, तीसरा, चौथा, ये पॉलीमर जो बन जाएगा, तो 4 हेम उसके साथ पकड़े होंगे। तुम ऐसे जब करोगे तो इसका नाम होगा हेमोग्लोबिन। ये एक मॉलिक्यूल है हेमोग्लोबिन का, जिसके अंदर कितने हेम के मॉलिक्यूल लटके हुए हैं, तो कितने आयरन के मॉलिक्यूल, तो कितने आयरन के एटम्स, 6। मॉलिक्यूल में 2 होते हैं, तो 6 एटम आयरन के उसके अंदर। तो एक हेमोग्लोबिन में 6 आयरन के एटम्स होते हैं। और काम की चीज ये होती है, क्योंकि यही अपने कंधे पे ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर ना ये
प्रोटोपोरफायरिन सेम हो, अगर आयरन को निकाल के ऑक्सीजन कैरिंग के लिए अंदर तुम अगर मैग्नीशियम बिठा देते ना, अगर तो मजे की बात यह है कि सेम स्ट्रक्चर, प्रोटोपोरफायरिन वही सेम, पिंजरा वही सेम, तोता निकाल के बुलबुल बिठा दो अंदर, यानी आप क्या करो, मैग्नीशियम बिठा दोगे ना, आप यकीन माने उसी पिगमेंट का कलर हो जाएगा। उसका कलर हो जाएगा ऐसे जैसे आपके कुर्सी का कलर है, ग्रीन। आपको लगे मैं क्यों मैग्नीशियम डाल के उसको ग्रीन कर दूंगी, आप नहीं करेंगे, ये अल्लाह ताला ने किया है। और फिर उस ग्रीन पिगमेंट को डाल दिया है प्लांट्स के अंदर। सेम प्रोटोपोरफायरिन है, मेटल चेंज है बस। कौन सा है? मैग्नीशियम है, मेटल चेंज है, कलर चेंज उस वजह से हो गया ग्रीन, और तुमने उसका नाम डाल दिया क्या? अब हेम नहीं, काम वही हेम वाला करेगी, अब हेम नहीं, अब उसका नाम क्लोरोफिल, इसका नाम क्लोरोफिल है। तो प्लांट्स का ब्लड जो है ना, प्लांट्स का ब्लड वो क्लोरोफिल है, सेम काम करता है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन उल्टा, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन देगा, वरना वही सेम ब्लड है, ब्लड जैसी चीज है यहां पर। तो प्लांट और ह्यूमन बीइंग में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं। तभी तो बायोलॉजी में साथ पढ़ाते हैं। आपने कभी नहीं सोचा है कि जूलॉजी और बायोलॉजी एक साथ, ये जूलॉजी बॉटनी एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये सेम है। वो कहते हैं ना कि प्लांट जो है ना, प्लांट्स जो है, नबातात जो हैं, ये भी हैवानात की तरह ही हैं, उनके अंदर सेंसेस हैं, ये बोलते नहीं हैं क्योंकि उनमें बोलने की सलाहियत अल्लाह ने नहीं दी है। टंग आपको भी है, टंग जानवर को भी है, जानवर बोल नहीं सकता कि आवाज़ नहीं है उसको। गधे की आवाज़ आपको पता है 2 किलोमीटर से सुनाई देती है। कभी गधे में लैंग्वेज देखी आपने? कोई गाना गाया हो उसने कोई? ये और बात है कि उसके इस आवाज़ को आप गाना समझते हैं, वो होता नहीं है ये। तो कभी आप ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि वो गाना गाए। कितना भी भूखा हो, कभी बोलता है कि मुझे भूख लगी, आप मुझे थोड़ा सा खाना तो खिलाएं। उसके भूख की एक्सप्रेशन कुछ दूसरे तरीके से होती है, ये और बात है, लेकिन बोलता कभी नहीं है वो। टंग भी होती है, हाइपोग्लासल नर्व भी है उसके पास, ब्रेन भी है उसके पास। अब गधे में जितना होगा ब्रेन, लेकिन यह है कि ब्रेन भी है उसके पास, हाइपोग्लासल नर्व भी निकलती है, टंग में भी है, मसल भी है, सब कुछ है, आवाज़ भी है, लैरिंक्स भी है, लेकिन उसमें उसके अंदर स्पीच नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स भी ऐसे ही हैं, सब कुछ है उनके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सब कुछ है। और बहुत सारे प्लांट्स तो इवन मोबाइल भी होते हैं। ये आगे चल के कहते हैं ना कि अल्लाह ताला, आप यानी इतना भी इन लोगों ने रिसर्च करके अंदाज़ा लगा, बेटा बात नहीं करो, क्या मसला क्या है, हेलो। मैंने तो देखा है जो ज़्यादा बातें करते हैं वो पीछे बैठते हैं। आप लोगों की जरूरत को सलाम है दे, तो इसको जरूरत नहीं कहते हैं वैसे अंडर से, तो मैंने ऐसे आपकी इज़्ज़त रखने के लिए इसको जरूरत नाम दिया है वैसे। तो जहाँ पर ये सिलसिला इस तरीके से होगा, तो उमूमन ये प्लांट्स जो होते हैं ना, ये कहते हैं कि आप प्लांट्स के साथ, पौधों के साथ आप उनको अगर सिर्फ ऐसे पानी दे के चले आओ, एक आप उनके साथ बातें करो, दोनों के ग्रोथ में फ़र्क है। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि दोनों के ग्रोथ में फ़र्क है, लोगों ने साबित किया है, दोनों के ग्रोथ में फ़र्क है। इसका मकसद है कि वो सेंस करते हैं। तो ये जो, यानी यूँ समझ लो कि बहुत जगहों पर तो इवन दरख्त को काटने पर ऑलमोस्ट किसी को कत्ल करने जितनी सजाएं हैं। जो लोग समझते हैं वो इनको लेवल उनकी ह्यूमन बीइंग जितनी है। ये तो दरख्त खड़ा है ना, ये एक बंदा खड़ा है, आप जाके ईद पे उन पे जाके गले मिला करें इनसे। आपको हंसी आ रही है ना यहाँ पर? ये आगे चल के अल्लाह ताला, मकसद है कि उन्होंने डिज़ाइन किया है, उसकी मर्जी है, आगे चल के कहीं आपको स्टेशनरी न कर दे और ये न कर लें वाक, कौन जाने ऐसा हो जाए कभी। सब कुछ तो है उनमें, उनमें ब्लड भी है, वो हरा है ब्लड, ग्रीन है। अल्लाह ताला ने क्या किया, उसी प्लेनेट पर रेसिप्रोकेट किया है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उनको हमारे साथ सिंक्रोनाइज कर दिया। वो ऑक्सीजन उनकी खुराक, कार्बन डाइऑक्साइड उनकी खुराक है, और उनका वेस्ट ऑक्सीजन है।
वो हमारी खुराक है, हमारा वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, सिंक्रोनाइज, ताकि एक प्लेनेट पर हम दोनों आपस में रह सकें, एक दूसरे को हम कंप्लीमेंट कर सकें। तो ये इस तरीके, तो जहाँ पर ये ब्लड, तो मैंने बताया कि इवन कहते हैं ना कि अरबों में मुझे किसी ने बताया था कि हम कच्चा लिवर खाते हैं। वो कच्चा लिवर ऐसे नहीं है कि मकसद है कि वो निकाल के वो खून बह रहा होगा खा लेते हैं। मकसद कहने का है कि वो कुछ जानवरों का कुछ इस तरीके से शायद साफ करके कुछ वो खजूर के साथ ऐसा कुछ है, सही मुझे नहीं अंदाज़ा कि एग्जैक्टली किस हालत में खाते हैं, लेकिन यह है कि अरब खाते हैं। तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते थे, जब आपने भी पढ़ी होगी कि जंग अहद में जो है वो अबू सुफियान की जो वाइफ थी हिंद, उस हिंदा ने जो है वो हज़रत हमज़ा का कलेजा निकाल के खाया था, चबा लिया था उसका। ये इतना अनयूजुअल नहीं है अरब्स में। वो हम सोचते यार इतना ब्रूटल, वो ब्रूटल तो लग रहा है कि होगा, ऐसे तो जाहिर है बेहरमती है, लेकिन ये है कि इतना ब्रूटलिटी नहीं है, ये अरबों में है। मकसद है कि क्या नहीं, अब जी का अरबों ने हमें सिखाया है कल्चर, हम कैसे हराम कह सकते हैं? वो जाहिर है वो शरीयत में होगा, कुछ इस तरीके से कोई चीज़ होगी है कि हराम नहीं है। ऐसे उसको साफ करके हराम कैसे, हलाल चीज़ जो है उन लोगों ने जानवरों से जो खाते हैं। आप कलेजी नहीं खाते क्या? फिर आपसे किसी ने पूछा है कि उस बकरी ने ही पूछा हो, कहीं उसके ख़ानदान वालों ने पूछा हो, बकरी के ख़ानदान ने कि हमारी बकरियाँ खा रहे हैं तो हराम है? बकरी का गोश्त हलाल है, और आप कलेजी भी खाते हैं लोग बहुत शौक से। इसके अंदर आयरन होता है। अब ये जो आप पूरा देखिए आर्गन देख रहे हैं आप अपना लिवर, इसका बहुत ज़बरदस्त फंक्शंस हैं इसके, मेटाबॉलिक फंक्शन, ये तो फैक्ट्री है मेटाबॉलिज्म की। तो आप अगर लिवर को यहाँ देखेंगे ना आप, तो लिवर आपको ऐसा नज़र आएगा लाइक दिस, ठीक है, ये लिवर है। इसको अंडर द डायफ्राम अगर हम इस तरीके से करेंगे लाइक दिस, तो ऑल द लिवर विल बी हिडन नाउ अंडर द डायफ्राम एंड यू कैन नॉट पल्पेट द लिवर ऑन योर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। वरना तो इतना बड़ा लिवर है, पल्पेट होना चाहिए, नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इट इज अंडर द डोम ऑफ द डायफ्राम लाइक दिस। तो ये पूरा जो सरफेस है ना आपका, ये पूरा जितना भी सरफेस है राइट अबाउ, ये क्या है? अंडर द डायफ्राम है। तो ये पूरा जो सरफेस है, कौन सा? ये जो सरफेस आगे से नजर आ रहा है इस वक्त आपको, ये इसका इंटीरियर सरफेस, ये इसका सुपीरियर सरफेस, ये पूरा का पूरा हिडन है अंडर द डायफ्राम। तो उसको मिला के आप कह सकते हो डायफ्रामेटिक सरफेस। तो इट इज टोटली हिडन, लेकिन ये टोटली हिडन है, सॉरी, ये टोटली हिडन है ऐसे लाइक दिस, लेकिन उसके बावजूद आप अंदर एब्डोमिनल कैविटी में है, तो ये सरफेस तो देख रहे होंगे ना आप, ठीक है ना? तो कौन सा सरफेस देख रहे होंगे? ये जो एंटीरियर है उससे जो पीछे वाला है ये, ठीक है ना, और जो सुपीरियर है उससे नीचे वाला ये सारा सरफेस आप पीछे से देख रहे होंगे। और उस पर आपको ये इंप्रेशंस नजर आएंगी, डिप्रेशंस किस चीज की? वो जो विसरा एब्डोमेन में मौजूद हैं, वो उन पर इंप्रेशंस डालते होंगे लाइक दिस। तो वो आप इंप्रेशन से डालेंगे इस तरीके से, तो उसको मिला के कहते हैं विसरल सरफेस। वरना ये है एक्चुअली पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर भी और इंफीरियर भी। तो पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस भी कह सकते हैं। चलो पोस्टीरियर सरफेस, कोई मसला नहीं इसमें। लेकिन ये बाकी जितना सरफेस है जो अंडर द कवर ऑफ डायफ्राम है, वो डायफ्रामेटिक सरफेस है। और ये डायफ्रामेटिक सरफेस और ये सारा पोस्टीरियर सरफेस पे आपको इंप्रेशंस मिलेंगी। और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको दूर से ही नजर आएगा कि लिवर के बेसिकली तो दो लोब्स हैं। और ये जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताता हूं आगे चल के, इस मार्क की वजह से एनाटॉमिकली इसके दो जो लोब्स हुए, उसमें से बड़ा लोब जो है ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल वेट ऑफ योर लिवर इज द राइट लोब। और ये जो आपका लेफ्ट लोब है वो हार्डली 1/4, ये पतला सा जो देख रहे हैं आप। तो लिवर के जो दो लोब्स हैं एनाटॉमिकली ये इक्वल नहीं है, बहुत ही अनइक्वलिटी है इसके अंदर। ये ऑलमोस्ट 80% या 75% या 3/4 से ये मुश्किल से 1/4 होगा। तो इसको ये जुदा कर रहा है, जो लिगामेंट कहते हैं इसको, फेल्सीफार्म लिगामेंट दिखाते हैं आपको, फिलहाल इस नाम आप समझ लें आप। तो सरफेस पे ये फेल्सीफार्म लिगामेंट इनको दो में तकसीम कर रहा है। लार्जर लोब है, जहाँ लार्जर है तो उसका मकसद ये है कि अंडर द राइट डोम ऑफ द डायफ्राम, इसके लार्ज होने की वजह से अंडर द राइट डोम ऑफ द डायफ्राम, राइट डोम को और ऊपर उठाता होगा। और राइट डोम को जो ऊपर उठाता होगा तो राइट पार्ट ऑफ योर थोरेसिक कैविटी विल बी लिटिल शॉर्टर,
ठीक है ना, ये लिटिल शॉर्टर होगी यहाँ पर, तो ये लिटिल शॉर्टर, तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। और ये आप यहाँ पे देख रहे हो इसका संभाल लो, तो इसका मकसद है कि ये लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम थोड़ा सा नीचे होगा, राइट डोम ऑफ द डायफ्राम क्यों ऊपर होता है, बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ योर राइट लोब ऑफ द लिवर। और ये इसका सरफेस है, यहाँ पर सरफेस पे ऐसा सच कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, ये मार्क नजर आएगा जो आपको इसको दो लोब्स में डिवाइड कर रहा है। जैसे आप ये पीछे की तरफ आएंगे, इस पे तो जाहिर है बहुत सारी जगहें, बहुत सारे इंप्रेशंस होंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया। और अभी अभी जैसे ना ईसोफेगस इंटर हुआ है, तो ये जो आपको ये इंप्रेशन नजर आ रहा है ईसोफेगस के आने की है, कितना आएगा, आधा इंच, क्योंकि उसके बाद ईसोफेगस खत्म है। अंडर द डायफ्राम एब्डोमेन में ईसोफेगस है ही कितना, हाफ एन इंच। ये हाफ एन इंच जैसे दाखिल हुआ एकदम से स्टमक बन गया। स्टमक जो बन गया, तो ये जो इंप्रेशन है इसकी, ये जो आप डिप्रेशन देख रहे हो, ये किसने मार्क बनाया है, तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन है ये। और गैस्ट्रिक इंप्रेशन का, गैस्ट्रिक नीचे जाता है स्टमक के अक्रॉस द बॉडी होता है, तो अक्रॉस द बॉडी होगा, तो इसका मकसद है कि इस जगह पर फिर क्या चीज होगी, ड्यूडिनम। हाँ जी, ड्यूडिनम, तो यहाँ ड्यूडिनम होगा, तो यहाँ पर आपको ड्यूडिनल मार्क नजर आएगा। लेकिन ड्यूडिनम यहाँ मार्क बनाते हुए, ये मार्क बनाते हुए फिर पीछे की तरफ आ जाता है, तो किडनी को जाके लगता है, तो बस थोड़ा मार्क बनाएगा यहाँ पर, वो किडनी को जाके लगेगा। और उसके बाद तो फिर ड्यूडिनम के जितने भी मार्किंग हैं वो फिर किडनी विडनी पे होंगी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। और साथ में अगर किडनी पे होगी, तो ये किडनी जो राइट ऊपर उठ रही है और लिवर जो होगा, तो ये इंप्रेशन उसका किडनी का होगा, रीनल इंप्रेशन। और किडनी के ऊपर फिर वो होगा सुप्रारीनल ग्लैंड, तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड की इंप्रेशन होगी। तो ये है सुप्रारीनल ग्लैंड, ये किडनी की इंप्रेशन है, यहाँ ड्यूडिनम है, यहाँ स्टमक है, और ये ईसोफेगस आ रहा है। ये सारे इंप्रेशन डाल रहे हैं यहाँ पे, तभी तो ये दबे हुए हैं यहाँ। और ये जब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस तरीके से यहाँ पे देखें कि ये मार्क है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का, जो आपको आइडिया देगा कि बाबा इस तरफ जाओ तो राइट है, लेफ्ट है, उस तरफ जाओ तो राइट लोब ऑफ द लिवर है। चलो इसको जरा लाइट ऑफ करो, ये आप देख लें, ये देख रहे हैं, ये जो अभी दिखाया मैंने, ये क्या है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। और ये क्या होगा, 1/3 लेफ्ट लोब और ये 2/3 राइट लोब है। ये कौन सा सरफेस, एंटीरियर सरफेस है। तो अंदर डायफ्राम तुम डायफ्रामेटिक कर सकते हो, डायफ्रामेटिक सिर्फ एंटीरियर नहीं, सुपीरियर भी डायफ्राम के अंडरनीथ होगा, तो ये सुपीरियर सरफेस। अब इसमें तो मुझे सुपीरियर नजर नहीं आ रहा है, फिर हम क्या करें, लाइट चलाना, फिर हम क्या करें, इसको ऐसे करके देखते हैं तो सुपीरियर भी नजर आ जाए, क्योंकि ये भी तो अंडर डायफ्राम ही था। तो ये आपका एंटीरियर, ये सुपीरियर, देख लेना दोनों ही ऑफ कर। ये देखिए, ये एंटीरियर और ये करके दिया तो ये सुपीरियर। तो सुपीरियर सरफेस पे ये सारी चीजें, ये राइट लोब और यही वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट यहां तक भी आ गया, और उसके बाद ये स्मॉल लेफ्ट लोब, ये राइट लोब। लाइट ऑन कर। तो ये अगर यहां से इस तरीके से करोगे, तो उसके बाद आप कहेंगे कि सर वो विसरल सरफेस सारा दिखा दें, तो ये इसे पीछे कर लो, ये सारा विसरल सरफेस। अगर यहां से तुम आप कहेंगे सर ये जो विसरल सरफेस देखा, तो ये राइट और लेफ्ट लोब में इसको भी कोई डिवाइड करेगा, यहां भी करेगा। क्या यही सेम वाला फेल्सीफॉर्म, नहीं, इधर वो नहीं होगा, ये इधर करेगा, यहां मार्क पाएंगे आप, ये मैं आपको दिखाता हूं, तो मार्क, ये पूरी एक लाइन यहां पर होगी, वो क्या होगा, बाकायदा वो फिशर होगा अंदर, बाकायदा आप यूँ समझ लें कि आप इसमें अंदर कोई चीज़ ऐसे फुट स्केल या ऐसी कोई चीज़ शार्प अंदर डाल सकते हैं, इतना फिशर होता है अंदर। ऐसे नहीं होता है सिर्फ मार्क हो जहाँ पर, यहाँ पे बाकायदा फिशर होगा, वो लंबा सा फिशर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें आप, ये देख रहे हैं फिशर, ये ठीक इसके अंडरनीथ है कि नहीं है, ये हो गया आपका, और ये इतना बड़ा, गुड, ये दो लोब्स हो गए आपके। अब ये फिशर क्या है, ये चल के आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब ये जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब है, क्या इक्वल है 50-50 कि 25-75 का रेशो है, ऑलमोस्ट ये समझ ले, ये रेशो नहीं है वैसे, लेकिन ऑलमोस्ट ये रेशो है। तो ये जो राइट लोब है उसके अंदर आप ये देखें, ये बड़ा, इसके अंदर मैंने बताया था इंप्रेशंस, ये इंप्रेशन थी स्टमक की, क्योंकि यहाँ से ईसोफेगस आया, ये स्टमक, और ये ड्यूडिनम, यहाँ से गायब ड्यूडिनम, और ये किडनी, और ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर टोपी की तरह बैठा हुआ होता है। कभी देखा है आपने सुप्रारीनल ग्लैंड, किडनी वगैरह, ये तो आपने इंटर में देखे होंगे। तो ये आपने यहाँ पे देखा। अब इन इंप्रेशंस के साथ
इन इंप्रेशंस के साथ राइट लोब बहुत बड़ा है, कुछ और इंप्रेशंस हैं, दो बड़ी जबरदस्त इंप्रेशंस। एक इंप्रेशन यह है कि ऊपर से जो बॉडी वॉल के साथ पीछे पीछे वर्टिब्रल कॉलम के लिटिल टू द राइट आपकी एक बड़ी वेन जबरदस्त इंडस रिवर जैसी, नहीं नहीं, हाँ इंफीरियर वेना के बाद जो नीचे से आएगी हेपेटिक से आएगी और यहां से जाएगी ये इंफीरियर वेना के बाद, और इंफीरियर वेना के बाद जाएगी वो पीछे पीछे जाएगी वो तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में, ये टोटली पेरिटोनियल है। समझ गए? आप समझ सकते हैं ना कि ये ऐसे है, ये पैराइटल पेरिटोनियम आ गया है डायफ्राम में, ये इसको पाउच दिया वो वापस चला गया, तो ये पाउच में हैंग कर रहा है एक तरह से। तो हम जब पीछे से एक्स्ट्रा पेरिटोनियली लेके जाते हैं इंफीरियर वेना के बाद, तो वो इसके साथ टच करती हुई जाएगी कि नहीं? वो जो टच करती हुई जाएगी और ये से अंदर करेगा तो वो अंदर धस जाएगी इसके अंदर, तो उसमें इंप्रेशन बना लेगी। आप हटाएंगे तो वहां पर बाकायदा ग्रूव सी मिलेगी आपको, होगी पेरिटोनियम के बाहर लेकिन वो उसमें ग्रूव बनाती हुई आएगी। जैसे मैं यहां से ऐसे कर दूं लाइक दिस ऐसे, तो मैं अंदर अंदर मैं हूं तो पेरिटोनियम के बाहर, लेकिन अंदर मेरे जिस्म पर इसका निशान पड़ जाएगा, तो यहां पर बाकायदा उसका इंप्रेशन होगा। तो हम उसको कहेंगे फोसा। जब हटा के ये मैं पढ़ूंगा तो मुझे यहां नजर आएगा, ये मैं उठा दूं यहां से तो क्या नजर आएगा? फोसा। फॉर विच वेन? तो हम कहेंगे फोसा फॉर इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा का फोसा वहां पर इस तरीके से यहां पर नजर आएगा। कौन से लोब पे? राइट लोब पे, क्योंकि वैसे भी ये राइट साइड पे होती है, वो राइट लोब पे, और लेफ्ट में तो है ही कुछ नहीं इतना सा। तो ये यहां पर राइट लोब पे, तो कितना वो इंप्रेशन पे आप यहां पे देखेंगे। वो इंप्रेशन ही नहीं, जब आपके विसरल सरफेस ऑफ द लिवर से बाइल को ड्रेन करने के लिए डक्ट्स निकलेंगी, तो डक्ट्स के बाद आपको हमने बताया ना कि एक आएगी राइट से एक आएगी लेफ्ट से, वो बनाएगी दो हेपेटिक डक्ट्स वी लाइक, लेकिन इमीडिएटली जो ज्वाइन होकर सिंगल हेपेटिक डक्ट बन जाएगी कॉमन, तो वाई हो जाएगा, वाई शेप्ड। लेकिन वो थोड़ा नीचे आएगा तो राइट तरफ से वो क्या रिसीव कर लेगा? गाल ब्लैडर को थ्रू सिस्टिक डक्ट, तो बन जाएगी कॉमन बाइल डक्ट। तो ये जो सिस्टिक डक्ट है वो गाल ब्लैडर को रिसीव करेगी, तो वो गाल ब्लैडर भी वहां पे पड़ा होगा, वो भी धस जाएगा इसके अंदर, वो भी इंप्रेशन बना लेगा। किसके नीचे? इंफीरियर वेना केवा के इंप्रेशन के नीचे। उसको हम कहेंगे फोसा फॉर गाल ब्लैडर। तुम हटा सकते हो उसको, ऐसा नहीं है कि ये चिपका हुआ है इसका हिस्सा है, आप हटाएं, ऐसे उठाएं इसको बेल की तरह, और ये आपका फोसा होगा वहां पर। देखिए यहां ऊपर ये किसका इंप्रेशन है और नीचे। अब आप इन दोनों इंप्रेशंस को इमेजिनरी लाइन के साथ ड्रा करें। यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें। यहां तो इमेजिनरी लाइन है, इधर तो नहीं ना है इमेजिनरी लाइन, वहां तो बाकायदा छुरी फेरी हुई है वहां पर, तो यहां तो सिर्फ इंप्रेशन है। तो ये जो इंप्रेशन अभी हमने क्रिएट किए कहां से? जिसके अंडरनीथ क्या है? ठीक है, इंफीरियर वेना केवा का फोसा एंड किस लोब पे? ठीक है, और यहां इंप्रेशन क्या है? वहां तो बाकायदा इंप्रेशन क्या, वहां तो बाकायदा फिशर्स है। ये जो फिशर है, तो यहां फिशर, यहां इंप्रेशंस। कितनी इंप्रेशंस? दो इंप्रेशंस। यहां फिशर, यहां दो इंप्रेशंस, हाफ हाफ। ये जो दो फिशर है ना, ये जो एक फिशर जो आपने यहां ऊपर से लेके, इसके भी दो टुकड़े हैं, ऊपर का हाफ अलग है, नीचे का हाफ अलग है। यहां इंप्रेशन अलग, यहां इंप्रेशन अलग। इन दोनों को जोड़ने वाली ये जगह है जो डिप्रेस्ड है, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर, आर्टरी हो, वेन हो, लिम्फेटिक्स हो, डक्ट हो, आने जाने का रास्ता यही है। जैसे ना किसी कमरे के अंदर आने जाने का एक ही रास्ता होता है, यहां आने जाने का रास्ता ये है, और वो जो रास्ता है ये हॉरिजॉन्टल है। समझ गए? वो रास्ता, वो डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जो वो डिप्रेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। दैट इज हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन। दो वर्टिकल लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन। दो वर्टिकल लाइंस में से जो एक वर्टिकल लाइन है जो राइट की तरफ है, वो दरअसल डिप्रेशन है। उस पर का डिप्रेशन फोसा फॉर इंफीरियर वेना केवा, नीचे का डिप्रेशन फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। यहां दो फिशर हैं, ऊपर के फिशर का भी नाम डालते हैं, नीचे के फिशर का नाम डालते हैं, लेकिन बीच में ये
डिप्रेशन है यहाँ पर। तो आपको एच शेप्ड मिलेगा कि नहीं? एच शेप में एक वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल लिम्ब और एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब। वो जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो क्या है? वो दरवाजा है, वो एक तरह से बंदरगाह है, वो एक तरह से पोर्ट कासिम है इसका। वो समझ ले पोर्ट है, किसका? पोर्ट कासिम नहीं, कराची का पोर्ट नहीं, लिवर का पोर्ट, हेपेटिक पोर्ट, इसको बोलते हैं पोर्टा हेपेटिस। ऐसा नाम है ऐसा, इसे मैंने नहीं मुंह से डाला कि इसका नाम पोर्ट है, बंदरगाह है बंदरगाह। और बंदरगाह में क्या होता है? जहाज आते हैं, शिप्स आती हैं, शिप्स जाती हैं, ये कारोबार चलता है यहाँ पर। ये लिवर का सारा कारोबार इसके थ्रू होता है। बहुत कम चीज़ें और जगहों से जाती हैं, कारोबार सारा, रेगुलर कारोबार सारा यहाँ से होता है। छोटी मोटी स्मगलिंग हो रही होगी इधर उधर से भी, लेकिन ये असल कारोबार यहाँ से होता है। इसको कहते हैं पोर्टा हेपेटिस। ये पोर्टा हेपेटिस है हमारा। और इस पोर्टा हेपेटिस में कौन जाएगा सबसे पहले? वो सबसे पहले वो बड़ी सी वो वेन आएगी, वो वाली। कौन? हाँ, इंफीरियर वेना केवा का बाप भी नहीं जा सकता यहाँ पर। इंफीरियर वेना केवा में अगर मुझे डालना होता तो मैं उन 15 वेनों को इंफीरियर वेना केवा में डाल देता। यहाँ क्यों आता मैं? पोर्टल वेन में डालेंगे आप, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा में बिलाखिर जाएगा ये भी ब्लड उधर ही, लेकिन पहले मुझे रिपोर्ट करो, मैं इसको बंदर बांट करूंगा, इधर उधर करूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा, इसके नोक प्लग, उसके बाद ब्लड भेजूंगा मैं इंफीरियर वेना केवा में। अभी नहीं भेजूंगा, वरना अगर डायरेक्ट ही डालना है इसको इंफीरियर वेना केवा में, डायरेक्ट डाल देना है इधर अगर, वो तो फिर मैं शुरू से ही डाल देता, यहाँ आने की मुझे क्या जरूरत थी। तो ये इस जगह से सबसे पहले इस पोर्टा हेपेटिस में जाने वाला है कौन? पोर्टल वेन। तो उस पोर्टा हेपेटिस में सबसे पहले उस पोर्टल वेन का एक सुराख के दो सुराख? एक चाहिए तो दो क्यों नहीं? हाँ, ऐसे बस दो हो जाए बस, ठीक है। वेन एक, सुराख दो सर, बस एक या दो चाहिए। मेरा पैंतरा मेरे ऊपर आजमा रही। होना दो चाहिए, होंगे एक। मकसद है कि अब देखो, ड्रेनेज के लिए तुमने वहां से बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट बनाई थी, एक के दो? क्या उठा के ले आए थे वहां से? दो हेपेटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट। इसका मकसद है कि राइट और लेफ्ट अंदर ही मिलके आ गई थी कि बाहर आके मिली थी? तो ये जब अंदर जाने की कोशिश करेगी तो क्योंकि उसको नजर आएगा कि लोब्स हैं दो, तो अंदर दाखिल होके क्यों डिवाइड होगी? बाहर से ही डिवाइड होके जाएगी। इसका मकसद है कि वन विल बी द ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन राइट की तरफ और अनदर विल बी गोइंग टू द लेफ्ट की तरफ। तो इसका मकसद है कि पोर्टा हेपेटिस में पोर्टल वेन का सुराख एक होगा कि दो होंगे? तो उसके पोर्टा हेपेटिस के स्ट्रक्चर पूछेंगे आपसे, तो आप क्या पोर्टा हेपेटिस के स्ट्रक्चर में क्या पोर्टल वेन बताओगे? क्या राइट और लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन बताओगे? तो वो बताएंगे आप, क्योंकि पोर्टल वेन डायरेक्टली खुद नहीं जाती है। आप देखें यहाँ से खुद ही आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन खुद गई कि दो में स्प्लिट हो गई है? तो आपको दो सुराख नजर आएंगे। और इसमें से थ्रू दीज टू वेन्स, एक राइट को और एक लेफ्ट को चली गई है। अब लेफ्ट और राइट को ये दोनों चली जरूर गई हैं, तो अपना ब्लड लेके चली गई, तो राइट वाली ब्लड देगी किसको? और लेफ्ट वाली देगी लेफ्ट को। क्या इससे काम हो जाएगा? या ये 70% ब्लड है अभी, तो अभी 30% और आने वाला है। इससे आएगा कहाँ? अब ये प्योरली ऑक्सीजनेटेड जबरदस्त ब्लड, बिल्कुल प्योर मिनरल वाटर, ये समझ लो। ये अभी तो आपने ऐसे टैप वाटर पिया है कुछ, ठीक है, चलो ठीक है, टैप वाटर से भी काम तो चला लेते हैं हम लोग, ऐसा भी नहीं है, बर्तन वर्तन धो लेते हैं, ये वो कर लेते हैं, लेकिन पीने के लिए फिर हम कोशिश करके हम मिनरल वाटर ही कहते हैं, बॉइल्ड वाटर समथिंग। तो यहाँ से हमने इस तरीके से फिर हमने आर्टरी लेके आए, हेपेटिक आर्टरी बड़े मजे से अंदर आई है। जैसे पोर्टा हेपेटिस के पास पहुंची, उसको पता चला यहाँ तो दो लोब्स हैं, ये तो घर तो दो हैं, तो फिर ये भी हो जाएगी क्या? दो में स्प्लिट, दो और छोटे से सुराख किसके? द ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी के। इससे 30% ब्लड तो 100% ब्लड, तो इसको मिल गया आपका, तो दो ये भी सुराख। उसके बाद ये ब्लड तो मिल गया इसको, इसमें से एक प्योर ब्लड है और एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी हैं। ये अंदर जाके दोनों ब्लड मिल जाएंगे, मिल जाए, ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो डीऑक्सीनेटेड उसमें थोड़ा सा और ऑक्सीजन मिल गया, हमारा लिवर के सेल्स हमारा काम चला लेंगे, कोई मसला नहीं, इनको अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो तो चल के दिखाता हूँ कि अंदर जाएगा कैसे, इसकी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी आपको बताते हैं ताकि ये यहीं समझ लो आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है इसमें आपके सिलेबस में। तो यहाँ से हम अंदर इसको भेजेंगे, सिर्फ यही भेजने का काम करेंगे कि लिवर अपनी गंदगियाँ भी बाहर निकालेगा। अब आपने देखे ना, आप 2 किस्म के ब्लड आपने भेजे हैं यहाँ पर, उसके साथ लिवर अपनी गंदगियाँ भी बाहर निकालेगा, गंदगियाँ भी बाहर निकालेगा, और कुछ आपके काम की चीज़ें भी उसमें मौजूद होंगी, ये नहीं है कि नहीं होंगी। और इसके लिए क्या चाहिए, वो उसके लिए उसका सीक्रेशन चाहिए, क्योंकि एक लिवर बहुत ज़बरदस्त एक्सोक्राइन ग्लैंड भी तो है, तो उसको लिए डक्ट चाहिए। और डक्ट के लिए हमें क्या चाहिए कि राइट और लेफ्ट लोब से हैं, 2 दुनियाएं अलग है, अंदर आर्गन एक है, अंदर 2 खानदान रहते हैं। तो जहाँ से हमने क्या किया, एक जगह से एक डक्ट उठाई, दूसरी जगह से दूसरी डक्ट उठाई, यही जो आपको ये ग्रीन कलर के देख रहे हैं, यहाँ से एक और दूसरी 2 हेपेटिक डक्ट्स, 2 सुराख और। तो अब अगर आप पोर्टा हेपेटिस के स्ट्रक्चर्स को अगर आप काउंट करें तो आप क्या बोल देंगे, क्या हेपेटिक डक्ट या बोलेंगे राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स? क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन के राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल वेन? क्या बोलेंगे, हेपेटिक आर्टरी के राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी? तो क्या 3 सुराख के 6 सुराख? और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको बताया ना कंटेंट्स ऐसे ही होते हैं, न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स। अभी आपने सिर्फ वेसल्स देखी हैं, और वेसल्स में अभी आपने लिम्फेटिक्स तो देखे ही नहीं। लिम्फेटिक्स में भी आपने देखा कि अभी सैकड़ों हजारों सुराख होंगे, छोटे 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 छोटी छोटी वेसल्स अंदर जाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स, क्योंकि अब लिम्फ हाईएस्ट लिम्फ प्रोड्यूसिंग आर्गन है लिवर। तो कितनी लिम्फ प्रोड्यूस हो रही होगी, तो कितनी वेसल्स की जरूरत होगी, और वेसल्स निकलेंगे किससे? एक ही तो दरवाजा है, कौन? पोर्टा हेपेटिस। और वहां से छोटी छोटी वेसल्स निकलेंगी। वेसल्स ऐसे नहीं मुंह उठा के निकलेंगी और लिम्फ ऐसे बह आएगा, इधर सबसे पहला चेक पोस्ट यहां बैठा होगा, छोटे छोटे लिम्फ नोड्स, हेपेटिक लिम्फ नोड्स। तो ये जितना लिम्फ बाहर निकला है पहले रिपोर्ट करेगा किनको? लिम्फ नोड्स को। ये फौरन नहीं निकल आएगा ऐसे, तो सबसे पहले चेक पोस्ट तलाशी, यहां से तलाशी ले। क्यों? क्योंकि यहां से जो लिम्फ निकल रहा है, याद करें, अंदर ब्लड मौजूद है वो जो जीआईटी से आया है, और जीआईटी के जो ल्यूमन है वो मुंह के साथ बाहर खुली हुई है। तो कितने बैक्टीरिया अंदर जाते होंगे, आप खुद अंदाजा लगाएं। और ये इतने बैक्टीरिया अंदर जाएंगे तो ये ब्लड में भी जाएंगे। ये क्यों लिवर ने सबसे पहले ब्लड को अपने पास क्यों बुलाया है? क्योंकि ये सीधा इंफीरियर वेना केवा में जाता तो अगले 10 मिनट में इसके बैक्टीरिया सीधा ब्रेन में होते आपके। तो ये लिवर ने बुलाया है इधर, ताकि कोई टॉक्सिन्स, कोई गंदगियां, कोई फूड में ऐसी चीज आपने खाई है तो पहले डिटॉक्सिफाई करेगा लिवर, उनको देखेगा, उनको इन सारी चीजों को। ग्लूकोज जो अभी अभी इतना ढेर सा लेके आए हो, ये 90% ग्लूकोज अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और 10% को छोड़ देगा इस वक्त रेडी यूज के लिए। और ये ग्लूकोज कितनी देर तक चलेगा जो रेडी यूज के लिए? कोई 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद अगला खाना तो आप 8 घंटे बाद खाएंगे। तो ये रिमेनिंग 8 घंटे आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज को रिलीज करेगा कौन? लिवर। जमा करेगा तो रिलीज करेगा ना। और इसके लिए जरूरी है कि डाइजेशन के बाद ब्लड को कहाँ ले आओ? लिवर में ले आओ, ताकि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की हालत में स्टोर करे, और जब जरूरत पड़े तो ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के आपको ग्लूकोज देते, क्योंकि वो ग्लूकोज की हालत में रिस्टोर नहीं करेगा। ग्लूकोज की हालत में, अगर ग्लूकोज की हालत में ही इसने स्टोर किया ना, खुद ही ना इस्तेमाल कर ले इसको, तो क्या कर देगा? उसको बॉन्ड बना के, पॉलीमर बना के ग्लाइकोजन बना देगा उसका, ताकि वो स्टोर हो जाए। तो हमेशा क्या ग्लाइकोजन, आपको क्या ग्लाइकोजन की जरूरत है कि ग्लूकोज की? तो जब आपको ग्लूकोज की लेवल कम होगी तो आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जो लिवर में जाके ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के आहिस्ता 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 आपको दे आता है। आपके ग्लूकोज की लेवल नॉर्मलाइज रहे जब तक अगले खाने का टाइम आ जाए। ये लिवर इतना जबरदस्त काम है, लिवर के बगैर नो बॉडी कैन लिव विदाउट लिवर। और लिवर के अंदर जब आप देखेंगे, देखिए आपके बॉडी के अंदर 3 किस्म के डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। वैसे तो 4 टिश्यू जो मैंने बताए थे प्रीवियसली आपको, एक एपिथेलियम, एक नर्वस टिश्यू, एक मस्कुलर और एक कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ग्रोथ के हिसाब से, डिवीजन के हिसाब से 3 किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, 3 किस्म के टिश्यू होते हैं। एक वो टिश्यू होता है जो होता है जिसको हम कहते हैं लेबाइल टिश्यू, जो मुसलसल कंज्यूम, यानी मुसलसल उसकी डिवीजन है, मुसलसल उसकी डिवीजन होती रहती है सेलों की। सेलों की डिवीजन का मकसद है कि मुसलसल उनमें माइटोसिस होती रहती है। पुराने सेल शेड ऑफ हो जाते हैं, नए सेल आते रहते हैं। ये सारी जिंदगी सिलसिला चलता रहता है, और ये काम होता है एपिथेलियम के साथ। आपकी स्किन जो है ना, स्किन
स्किन का जो एपिथेलियम है, जो स्किन का स्ट्रक्चर टच कर रहा है वो एपिथेलियम है, जिसको अमूमन कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपका हर दूसरे तीसरे हफ्ते में पूरा शेड हो जाता है और नया आ जाता है। ये खाल जो है ना वो सिर्फ सांप चेंज नहीं करता, इंसान भी करता है। ये जो एपिडर्मिस ये है ना आपका, ये 3 हफ्ते बाद नया होता है। और इस पर अगर सनलाइट पड़ती है तो उसके अंदर मौजूद मेलानिन इंक्रीज होती है और पिगमेंटेड हो जाता है, धूप में रंग काला हो जाएगा, ये बोलते हैं ना इसे। ये क्या होती है? ये पिगमेंट होती है जो तो सनलाइट की वजह से वहां आ जाती है। वो किस में? एपिडर्मिस में। लेकिन जब आप घर पे बैठ जाएं, वेकेशन वगैरह हो, धूप में ना निकलें, तो ये एपिडर्मिस जो आप अपने पिगमेंटेड करके आए हैं कॉलेजों से, वो अगले 3 हफ्ते में जब वो शेड ऑफ होकर नहीं आएगी तो उसमें सनलाइट जो नहीं पड़ी होगी तो वो ग्लो करेगी। बच्चे देखे ना वेकेशन में, बच्चे देखे कैसे ग्लो करते हैं। ये इनमें स्किन में क्या ऐसा हो जाता है, ये पुरानी उतर जाती है, नया आ जाता है। और ये सिर्फ मैं स्किन की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह एपिथेलियम वो चेंज हो जाता है। चेंज का मकसद है कि रिप्लेस हो जाए, इसको टर्नओवर करते हैं। हर जगह वो टर्नओवर होता है स्किन। और जहां जहां डैमेज ज्यादा है ना, जहां जहां पर वेयर एंड टेयर या डैमेज ज्यादा है, वहां टर्नओवर क्विक होता है। ये जहां पर तुम्हें बताया ना 3 हफ्ते में स्किन जो है आपकी एपिडर्मिस से रिप्लेस होकर नया आ जाएगा, स्टमक वाला तो 2 हफ्ते में नया आ जाता है। ये स्टमक पे पूरा जो अंदर अंदर एपिथेलियम का ये जो इतना थिक कोटिंग चढ़ी हुई है ना, आपको यकीन नहीं आएगा, ये 2 हफ्ते में सारा खत्म होके नया आ जाता है। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं कि 14 दिन के बाद पूरा उतरेगा और पूरा नया, एक वॉलपेपर नहीं है उतारा यहाँ पे, थोड़ा सा आज गया, थोड़ा नया, थोड़ा आज। मकसद है कि कोई भी सेल 2 हफ्ते से ज्यादा वहां टिकता नहीं है। शेड होके निकल गया, उसकी जगह पे नया आ गया। ये रिप्लेस इस तरीके से होते रहते हैं। ऐसे टिश्यू को कहते हैं लेबाइल टिश्यू। एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टेबल टिश्यू, स्टेबल सेल्स, स्टेबल टिश्यू। स्टेबल टिश्यू वो है जो ग्रो नहीं करेगा वैसे तो, लेकिन अगर कहीं डैमेज हुआ या उसका कोई टुकड़ा काट लिया तो एकदम से वो ग्रो करेगा, और वो जितना टुकड़ा काट लिया उसको रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेसमेंट के बाद जब देखेगा कि कंपेंसेशन हो गई है तो फिर स्टॉप हो जाएगा। ऐसे टिश्यू को कहते हैं स्टेबल टिश्यू। होता स्टेबल है, लेकिन कभी भी ऐसी इमरजेंसी आ गई तो एकदम से खुद को रिप्लेस कर देगा। लिवर एक स्टेबल टिश्यू है, जितना है सारी जिंदगी इतना ही रहेगा, 600, 700, 800 ग्राम। लेकिन अगर तुमने एक पीस या 200 ग्राम तुमने डोनेट कर दिया ना किसी को, तो जो तुम्हारा 800 ग्राम से 600 ग्राम हो गया ना, वो अगले 6 महीनों में फिर 800 ग्राम हो जाएगा। यानी तुम्हें 200 ग्राम और तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा। इसका मकसद यह है कि उसकी माइटोसिस होते होते नए सेल्स बन के फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो लिवर जो हम कहते हैं ना, लिवर डोनेट करना, तो डोनेट का मकसद ये नहीं कि तुम्हारा निकाल के उसको दे देते हैं, तुम्हारा एक पीस निकाल के उसको दे देते हैं, तुम घबराओ नहीं, 4 महीने बाद तुम्हारा ये आ जाएगा। आप कहेंगे वो 4 महीने बाद ये आएगा तो फिर और चलता ही रहेगा क्या? नहीं, जब वो 200 हो गया ना तो फिर स्टॉप। ये लिवर में भी है, और ये चीज़ें स्मूथ मसल्स में भी ऐसे ही होती हैं। स्मूथ मसल कट जाए ना तो दोबारा वो स्मूथ मसल दोबारा आ जाता है। ऐसे चीज़ को कहते हैं स्टेबल टिश्यू। एक होता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। वो चाहे कयामत आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा। वो सेल आज 10,000 हैं तो मरते दम तक ही 10,000 रहेंगे। हाँ, अगर उनमें से कुछ खराब हो गए और ख़त्म हो गए अगर, तो फिर दोबारा वो नहीं आएंगे। अगर 10,000 हैं, 2,000 आज गए तो फिर सारी ज़िंदगी 8,000 के साथ ही रहना होगा। और ऐसे सेल्स, ऐसी टिश्यू है 3 जगहों पर, जो एक दफ़ा गया तो फाते पढ़ लो, गया वो। एक है मायोकार्डियम, यानी एक है मसल, लेकिन मसल में स्मूथ नहीं, स्मूथ अभी बताया कि वो स्टेबल है। तो एक है मायोकार्डियल मसल, मायोकार्डियम, एक है स्केलेटल मसल। ये दोनों मसल कभी भी रिप्लेस नहीं हो, कभी भी रिप्लेनिश नहीं होंगे, कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि सेल्स डिवाइड होते ही नहीं हैं। तो उनके सेल्स डिवाइड नहीं होते कभी भी। तो इसका मकसद है कि जब मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए और हो जाए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो क्या सर दोबारा मेरा मायोकार्डियम जो डेड हुआ है वो आ जाएगा? हरगिज नहीं आएगा। तो वह क्या सुराख बन जाएगा उधर? नहीं, रिप्लेस हो जाएगा,
फाइब्रस टिश्यू के साथ स्कार बन जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। तो वेंट्रिकल का एक हिस्सा गया, अब आपकी फंक्शन है जितना चले उस हिसाब से अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लें, बाकी वो आएगा नहीं दोबारा। स्केलेटल मसल भी ऐसा ही है, एक दफ़ा गया तो गया। और तीसरा होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन कभी भी अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं आएंगे। स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक है, हेमिप्लेजिया, फालेज, इसमें क्या होता है, इसमें सेरिब्रम का एक हिस्सा, उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है हार्ट की तरह ही। तो जैसे हार्ट में हो जाता है मायोकार्ड इन्फार्क्शन, इधर हो जाता है सेरिब्रल इन्फार्क्शन। इधर बोलते हैं उसको प्यार से हार्ट अटैक, इधर बोलते हैं उसको स्ट्रोक, बात एक ही है। अंडरस्टैंड? ऐसे बोलते हैं ना, हार्ट अटैक आ गया उसको, हार्ट अटैक, वो होता है क्या है, मायोकार्ड इन्फार्क्शन होती है। और इधर बोलते हैं उसको स्ट्रोक, होता उधर भी यही है। बच्चे वो भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेकिन अब इनका फंक्शन कम हो जाता है, और वहाँ पर वो वाला जो जगह उसकी ख़राब हो गई वो एक्शन ख़त्म। मोटर एक्टिविटी है तो आधा, अब सारा भी ख़त्म नहीं होता, थोड़ा सा होता है तो हल्का सा कर लेते हैं काम, लेकिन ये है कि अब वो दोबारा आएगा नहीं। तो दिस विल बी एक्चुअली समथिंग। तो लिवर जो है ना, ये एक स्टेबल टिश्यू है, और लिवर के अंदर जब आप यहाँ पे देखें तो ये आपने यहाँ पर देखा, ये सारा सिलसिला। तो ये लिवर के अंदर मैंने बताया लिम्फेटिक्स भी इतने जाते हैं, और साथ में कुछ नर्व्स भी जाती हैं। नर्व्स वो जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं, ये आपके काम की, ये इस तरीके से नहीं है कि आप लिवर के किसी चीज़ को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, नहीं, ये विसरा है। तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्व्स जाएंगी, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी। ये सब जितने भी मैंने बताए ये पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट्स हैं। ये कंटेंट्स कहें या उनको आप कह सकते हो द स्ट्रक्चर ट्रांसमिटेड थ्रू पोर्टा हेपेटिस, या वो वहाँ मौजूद होने वाले न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स, माने पहले नर्व्स, तो कौन सी, ऑटोनॉमिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर वेसल्स, तो लिम्फेटिक्स, क्या लिम्फेटिक्स या लिम्फ नोड्स भी, तो पोर्टा हेपेटिस लिम्फ नोड्स। और उसके बाद वेसल्स में जो हैं आपकी वेन्स, वेन्स में कौन सी, पोर्टल, और उसके बाद हेपेटिक आर्टरी, और उसके बाद डक्ट्स, न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स एंड डक्ट्स। और डक्ट्स कौन सी, हेपेटिक डक्ट्स, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक। ये पोर्टा हेपेटिस के स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये फिशर है, ये फिशर है, आगे से ये फिशर था, लाइन थी, और यहाँ से ये फिशर था, चलो वो तो था ही। अब अगर तुमने यहाँ से पोर्टल वेन को अंदर दाखिल किया, अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। अभी यहाँ से तुमने ये देखिए लाइन दी और यहाँ से लाइन दी, एनाटॉमिकली तो दूर से ही नजर आ रहा है कि अल्लाह ताला ने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एनाटॉमिकली दिस इज एनाटॉमिक डिवीजन, ये इधर है बड़ा सा राइट लोब, ये इधर है छोटा सा लेफ्ट लोब। अब जो तुम्हारी पोर्टल वेन अंदर गई, या जो तुम्हारी हेपेटिक आर्टरी अंदर गई, तो जब ब्लड को डिवाइड होने की बारी आई तो इक्वली डिवाइड होगा या डिसइक्वली? क्यों? एक तरफ आधा ब्लड दे रहा है और इस्तेमाल करने वाला छोटा सा हिस्सा, दूसरी तरफ भी उतना ही ब्लड दे रहा है, इस्तेमाल करने वाला बड़ा सा हिस्सा। ब्लड एक जितना दे रहा है, इंसाफ है क्या? नहीं। उस इंसाफ को यहां पर इस लिवर ने खुद ऐसा किया है मामला कि लिवर ने अपने आप को फंक्शनली आधा आधा कर दिया है, इक्वली हाफ हाफ, एनाटॉमिकली नहीं, फंक्शनली आधा आधा। फंक्शनली का मकसद है कि अगर राइट ने राइट की तरफ ब्लड दिया तो राइट वाला क्या करेगा, वो कहेगा कि ये मेरे पास तो इतना बड़ा सा एरिया है, उसके पास छोटा सा एरिया है, मैं अपने आप को कुछ ऐसे रीअरेंज करूं कि आधा आधा हो जाए फंक्शनली। तो अपना हिस्सा काट के फेंकेगा कौन, लेफ्ट के राइट? क्योंकि राइट बड़ा है। कितना? 25 माना एक क्वार्टर फेंकेगा ना। 3 क्वार्टर है इधर, 1 क्वार्टर है इधर, तो इसको कितना छोड़ना चाहिए? 1 क्वार्टर, तो 1 माना 25। तो अब एक लाइन हम इमेजिनरी ड्रा करेंगे, एनाटॉमिकली नहीं है, छोरा नहीं घुमाएंगे, हम इंप्रेशन को यूज करेंगे, कोई ऐसी लाइन जो हमें इमेजिनरी ड्रा करनी है। और इमेजिनरी में कहाँ ड्रा करूँ, लेफ्ट पे कि राइट पे? तो राइट पे मेरे इमेजिनरी लाइन मैंने ये ड्रा की, वो एच शेप तो वैसे ही बना हुआ है ना थोड़ा सा, तो कौन सी लाइन? दैट विल बी लाइन दैट इज ड्राइंग ओवर व्हाट, गाल ब्लैडर के फोसा से। इस लाइन को, इमेजिनरी लाइन को कहते हैं द लाइन ऑफ कैंटेली, कैंटेलीज लाइन। कैंटेली नाम है साइंटिस्ट का, जिसने आपके इस राइट लोब को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? राइट तरफ 2 क्वार्टर्स
और लेफ्ट तरफ 2 क्वार्टर, सॉरी 1 क्वार्टर। तो ये लेफ्ट तरफ 1 क्वार्टर इसने दे दिया है, किसको? इसको, ताकि ये किसके मत्थे लगे? लेफ्ट के। क्यों? क्योंकि लेफ्ट को जो आर्टरी मिल रही थी ना, वहां पर जो ब्लड जा रहा था वो इतना ज्यादा था कि मैंने ये वाला हिस्सा इसके जिम्मे लगा दिया है कि भाई मेरे पास जो ब्लड आ रहा है, तुम जितना ही आ रहा है, तो क्यों ना मैं इतना हिस्सा तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम पानी इसको दो। इसका मकसद है कि तुम्हारा जो राइट तरफ जा रहा है ना लोब, राइट तरफ जो लेफ्ट तरफ तुम्हारी आर्टरी जा रही है, या तुम्हारे लेफ्ट तरफ पोर्टल वेन का हिस्सा जा रहा है, तो ये सप्लाई सिर्फ राइट को, ये लेफ्ट को करेगा कि राइट के इस टुकड़े को भी करेगा, समझ लें। और जो राइट की तरफ जा रहा है वो सारे राइट को करेगा कि सवाए इसके, क्योंकि ये किसने किया? लेफ्ट वाले ने किया। और अगर मैं इस टुकड़े की बात करूं तो ये टुकड़ा टोटल कितना हुआ? 1 क्वार्टर। लेकिन क्योंकि इस 1 क्वार्टर के बीचों बीच गुजर रहा है ये डिप्रेशन, तो इस 1 क्वार्टर के कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। ये जो ऊपर वाला है तो राइट का हिस्सा एनाटॉमिकली, लेकिन फिजियोलॉजिकली किसको हैंड ओवर किया? और ये वाला टुकड़ा जो है इसको कहते हैं लोब, क्योंकि इस लोब में थोड़ा सा ये टेल लाइक प्रोजेक्शन होती है, तो इसको हम कहते हैं कार्डेट लोब। कार्डेट, कार्डल टेल को कहते हैं। ये आपने सुना सेफेलिक कार्डल, ये कार्डल टेल के लिए पड़ा हुआ है। हालांकि इंसान को दुम नहीं होती है, लेकिन यह है कि ये जगह होती है दुम वाली, जानवर की तरह। अगर ये तो अल्लाह ताला ने इंसान को यह सलाहियत दी है कि वो 2 टांगों पे खड़ा होता है, 2 टांगों पे वो खड़ा हो जाता है। बंदर भी देखो 2 टांगों पे खड़ा होकर इंसान जैसा लगता है, वरना उसको अगर 4 टांगों पे खड़ा कर दिया जाए तो जैसे वो होता है, तो अगर हम 4 टांगों पे खड़े हो जाएं तो वैसे ही बंदर जैसे लगेंगे। तो हमारा जो टेल होगा वो वही जगह होगी जहां उसका टेल होता है। इसलिए टेल को हम यहाँ इस बटक के इस एरिया को हम कहते हैं क्या? कार्डल रीजन। ये कार्डल रीजन होता है और वो होता है हेड का रीजन, उसको सेफेलिक कहते हैं। तो कार्डल वर्ड जो है ना ये टेल के लिए पड़ता है। तो क्योंकि इसमें टेल लाइक प्रोजेक्शन है इसलिए इसको हम कहते हैं कार्डेट लोब। तो दिस इज कॉल्ड द कार्डेट लोब। और ये तो सीधा सीधा क्वाड्रेंगुलर है, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेट लोब, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं ना मुंह पे। तो इसलिए कभी स्टूडेंट वहाँ उसको क्वाड्रेट तो कभी इसको कार्डेट, तो इसलिए मैंने आपको कार्डेट की मीनिंग बताई है ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो आपको कि ये है क्वाड्रेंगुलर, तो क्वाड्रेट लोब। और क्योंकि उसमें टेल लाइक है तो उसमें कार्डेट लोब। तो कार्डेट क्वाड्रेट में मिक्स न करना अपने आप को, तो पीछे सेंस लगाओगे तो अंदाजा हो जाएगा आपको। तो ये जो कार्डेट एंड क्वाड्रेट लोब्स हैं ये फंक्शनली किसका हिस्सा है? लेफ्ट वाले का। लेकिन एनाटॉमिकली तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये राइट का हिस्सा है। तो अब आपकी वो जो वो इनको जुदा करने वाला ये है कैंटेली लाइन, दैट इज ड्राइंग, यू आर ड्राइंग अबव व्हाट? अबव द इन्फेमिना कैवा फोसा एंड गॉल ब्लैडर फोसा। ये आप यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हो। ये सारी चीजें अंदर इंटर हो गई हैं आपके लिवर के अंदर थ्रू पोर्टा हेपेटिस। ये पोर्टा हेपेटिस के जरिए अंदर इंटर तो हो गई। चलो अब आपका ब्लड आ रहा है सब कुछ। अब क्या सिर्फ अंदर ब्लड जा रहा है या उसके अंदर से वो जो जूसेस वगैरह, ये बाइल जिसको हम कहते हैं, ये जब निकलेगी तो कहां से निकलेगी? जाहिर है 2 हेपेटिक वेन्स के साथ। एक निकली है राइट से, तो कहीं राइट लोब से लेके आइए कि राइट लोब माइनस कार्डेट एंड क्वाड्रेट से लिया है इसने, ठीक है। और जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकली है वो बाइल सिर्फ लेफ्ट से लाया है कि ये कार्डेट एंड क्वाड्रेट से भी लाया है। तो इसका मकसद है कि फंक्शनली ये लाइन इसको ड्रा कर, इसको हम फिजियोलॉजिक डिवीजन कहते हैं लिवर की। तो फिजियोलॉजिक डिवीजन लिवर की किसके लाइन अराउंड होती है? इमेजिनरी लाइन, जिसको हम कैंटेली लाइन कहते हैं। लेकिन एनाटॉमिक डिवीजन वो तो छुरी घुमी हुई है यहाँ पर। एक फिशर ये है, एक फिशर ये है। इसमें भी एक लिगामेंट पड़ा हुआ होता है, इसको हम लिगामेंट, ये लिगामेंट किस काम के लिए है? ये लिगामेंट इस पोर्टल वेन के साथ जुड़ा हुआ है, पोर्टल वेन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो पोर्टल वेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो पोर्टल वेन की किस ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ होगा? राइट है कि लेफ्ट है? ये किस तरफ से आ रहा है? लेफ्ट की तरफ से में। और ये लेफ्ट की तरफ से जुड़ते 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 इसके साथ ज्वाइन कर लेगा इंफीरियर वेना के वाकई। तो ये डक्ट है बेसिकली, ये एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट के टाइम पर ये डक्ट अल्लाह ताला ने दी हुई थी जो 2 वेनों को जोड़ रही थी। किन 2 वेनों को? और पोर्टल वेन के साथ। इस डक्ट को कहते थे उस वक्त हम डक्टस विनोसस। क्या? क्यों डक्टस विनोसस कहते थे? क्योंकि ये 2 डक्ट्स, ये डक्ट 2 वेनों को जोड़ रही थी।
अब ये डक्टस विनोसस से एम्ब्रियोलॉजिकली डक्टस विनोसस थी डेवलपमेंट के टाइम पर जब बच्चा डेवलप हो रहा था, अब वो ज़रूरत नहीं रही है इसकी, तो ये कोलैप्स होके कार्ड लाइक थ्रेड लाइक बन गया है। अब इसका नाम पड़ गया है लिगामेंट। किसके बीच में अभी भी जुड़ा हुआ होगा, काम नहीं कर रहा होगा? दो, वो फिशर में तो अंदर होगा, लेकिन किन दो वेनों को जोड़ता हुआ लिगामेंट कहेंगे? दो वेनों को। तो हम इसका नाम डाल देते हैं लिगामेंटम विनोजम। जो था पहले डक्टस विनोसस, अब है लिगामेंटम विनोजम। रास्ता बंद है, अब किसी काम का नहीं है, अब जरूरत भी नहीं है। ये तो जहां है, लेकिन ये भी तो है, इसमें फिशर है। क्या अंदर पड़ा हुआ है? लिगामेंट। क्या शुरू से लिगामेंट है? नहीं, शुरू से ये लिगामेंट नहीं है, शुरू में ये वेन थी। ये क्या थी? ये वेन थी। और ये वेन कहां से? ये चलती 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 अम्बलाइकस में आ गई, अम्बलाइकस से बाहर निकल गई अम्बलाइकल कार्ड में, और कार्ड से निकल के प्लेसेंटा में। ये मां से ब्लड यही ला रही थी, किसमें? उस बच्चे में, क्योंकि ऑक्सीजन के आने का सोर्स तो यही था। इसका नाम था लेफ्ट अम्बलाइकल वेन, क्योंकि राइट भी होती है लेकिन राइट रहती नहीं है। इसका नाम क्या है? लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। क्या अभी भी पैदा होने के बाद भी क्या अभी भी वेन है? क्या ये थिन कार्ड बन गई है? ये रस्सी बन गई है। ये रस्सी किसको ज्वाइन कर रही होगी? पोर्टल वेन को। कौन सी ब्रांच को? लेफ्ट को। अब आपको जो लेफ्ट ब्रांच में जो मां ने ब्लड भेजा है, वाहिद सोर्स यही है जो मां से ब्लड ले रहे हैं आप, ऑक्सीजनेटेड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है मां से, इससे प्लेसेंटा के थ्रू मां ने भेजा है। ये वो उसका तोहफा जो बच्चे को आ रहा है थ्रू अम्बलाइकल वेन, थ्रू द कार्ड, थ्रू द अम्बलाइकस, और यहां एंटर हो गया। साफ ब्लड, खराब ब्लड? तो इसको आर्टरी बोलूं कि वेन बोलूं? आर्टरी। क्यों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड के साथ आर्टरी और वेन नाम नहीं पड़ते। ब्लड चाहे कोई भी पड़ा हुआ हो, कोई भी वेसल अगर हार्ट को छोड़ेगी तो उसका नाम आर्टरी होगा, भले ब्लड कुछ भी पड़ा हो, पानी पड़ा हो चाहे। एनी वेसल दैट विल लीव द हार्ट, यू विल कॉल इट एन आर्टरी। एनी वेसल विच विल डायरेक्ट द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यू विल कॉल इट अ वेन। ये हार्ट से दूर जा रही है कि हार्ट की तरफ आ रही है? दूर जा रही है, तरफ आ रही है, तो हम इसको कहेंगे वेन। और मां से आ रही तो जाहिर है साफ ब्लड होगा। तो साफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वेन में मौजूद है। ऑक्सीजनेटेड होने की वजह से तुम आर्टरी नहीं नाम डालोगे इसका, बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये ब्लड यहां जा रहा है। अब आ गया किसमें? पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन इस ब्लड को पकड़ के कहां ले जाएगी? हाँ जी, इंफीरियर वेना केवा में। क्या पोर्टल वेन इंफीरियर वेना केवा में जाती है कि लिवर में जाती है? तो ये ब्लड कहां चला जाएगा? लेकिन क्या लिवर काम कर रहा है इस वक्त? नहीं। तो फिर ये तो बेकार में ब्लड गया, ये तो जाना ही नहीं था यहां पर। इसका मकसद ये है कि ये अम्बलाइकल वेन, जो अब वेन नहीं है, अभी है वेन, ये वेन जैसे पोर्टल वेन के साथ ज्वाइन करेगी, कहीं ये ब्लड चला ना जाए लिवर में। यहीं से हमने डक्ट लगा दी है ताकि वो उसको कहां डाल दे? इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा हार्ट में लेके जाएगा, हार्ट पंप करके फीटस में सर्कुलेट करवाएगी। लिवर में तुमने जाने नहीं दिया इसको, इसलिए ये डक्ट है। क्या ये हमेशा रहे कि टेम्पररी होगी? और बर्थ के बाद ये यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी। ये ब्लॉक हो जाएगी तो क्या ये ब्लॉक नहीं होगी? क्या ये भी ब्लॉक हो जाएगी? वो बन जाएगी लिगामेंटम विनोजम, और ये बन जाएगा एक राउंड लिगामेंट। इसका नाम पड़ जाएगा लिगामेंटम टीरीज। टीरीज वर्ड तो आपके लिए नया नहीं है, और लिगामेंटम टीरीज भी नया लफ्ज नहीं है। ये अभी आपको बताएंगे बाद में, क्योंकि अभी लोअर लिम्ब में आपको कराया नहीं है मैंने हिप जॉइंट, उसमें लिगामेंटम टीरीज होता है, वहां पे भी होता है एक। इसको हम कहते हैं लिगामेंटम टीरीज। तो ये फिशर में कौन दबा हुआ है इस वक्त? कौन दफन है इस फिशर में? लिगामेंटम टीरीज। तो इसको हम कहते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज। और उसमें कौन दबा हुआ है, दफन है इसमें? तो उसको हम कहते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम विनोजम। तो ये फिशर एक नहीं है, ये फिशर दो हैं। और ये तो इंप्रेशन वैसे ही दो हैं, और बीच में इनको पोर्टा हेपेटिस दबाया हुआ है यहां पर। समझ गए? तो ये इस तरीके से यहां पर मौजूद मिलेंगे। अब आपका ब्लड चला गया है अंदर राइट हेपेटिक आर्टरी से, फिर पोर्टल वेन से, ये दोनों ब्लड अंदर दाखिल हो गए हैं। किसमें? लिवर में। अब देखें यहां से इसको, ये देख रहे हैं लिवर में, ये लेफ्ट और राइट है, ये विसरल सरफेस है, ये सारी चीजें आप यहां पे देख रहे हो।
अब लिवर जैसे आप अंदर दाखिल होंगे ना लिवर में, लिवर की हिस्टोलॉजी अगर आप देखेंगे, लिवर को अगर सेक्शंस काटते जाएंगे, आप जब सेक्शन काट के उसको अंडर द माइक्रोस्कोप रखेंगे तो आपको इस किस्म के हेक्सागोनल करोड़ों लोब्स नजर आएंगे। लोब्स नहीं, लोब्यूल्स। ऐसे ये ना समझना कि ये बड़ी सी कोई चीज, ये माइक्रोस्कोप चीज है। ये इस तरीके से यहां पर, ये जैसे आपने ये देखा, उसके साथ ये सारा, तो लिवर इज मेड अप ऑफ व्हाट, उसके जो सेल्स हैं अंदर, लिवर के जो हेपेटोसाइट्स जिनको बोलते हैं, उनकी अरेंजमेंट ऐसे नहीं है हेपेजेड, ऐसे डिजाइन में है। ये शीटें हैं ऐसी, ये ऐसी होगी, दूसरी, ये कितने करोड़ों ऐसे होंगे। और एक एक को क्या कहते हैं? हेपेटिक लोब्यूल। किस शक्ल का है? 6 एंगल्स हैं इसमें, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल लोब्यूल, हेक्सागोनल हेपेटिक लोब्यूल। एक पढ़ लो, समझ लो कि करोड़ों पढ़ रही है तुमने। ये इसका फंक्शनल यूनिट है। ये सेल नहीं है, ये एक एक हेपेटिक लोब्यूल के अंदर करोड़ों सेल्स हैं। ये अरेंजमेंट है इसकी। अब आप क्या करें, ये एक हेपेटिक लोब्यूल पढ़े जिसके सेंटर में क्या है? एक वेन। ये ब्लू कलर की देख रहे हो ना, ये वेन है, इसको कहते हैं सेंट्रल वेन। तो हेपेटिक लोब्यूल के सेंटर में क्या है? सेंट्रल वेन। इस वेन के हर तरफ इसमें सब कुछ आके कन्वर्ज हो रहा है इस ब्लू कलर के, ये ब्लू देख रहे हो आप, इस ब्लू कलर की ये हैं कैपिलरीज। क्या है? कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज के आपस में जुड़ी हुई हैं कि गैप्स हैं? इन गैप्स में पड़े हुए हैं सेल्स। तो ये कैपिलरीज किसके बीच में है? वो जो सेल्स की शीट्स आ रही है ना, उनके बीच की गैप में कैपिलरी है। उसके बीच के गैप को कहते हैं कैपिलरीज। और इनको कैपिलरीज बेसिकली नहीं कहते, क्योंकि कैपिलरीज बिल्कुल वेसल्स की तरह होती है। ये भी कैपिलरी ही है, लेकिन यहां इनका नाम होता है साइनोसाइड्स। क्या कहते हो? ये यहां तक दिखाया है। अब मैं इसको मैग्नीफाई करता हूं, ये टुकड़ा दिखाता हूं, सिर्फ ये पीस पढ़ लो एक, तो ये सारा ही हो गया। इसको यहां पर देखिए, ये टुकड़ा है। ये क्या उठाया हमने? पीस किसका? वो जो राउंडेड, वो जो हेक्सागोनल था आपका हेपेटिक लोब्यूल, उसका एक स्लाइस हमने उठाया है ऐसे। तो जब स्लाइस उठाया है तो ये सब क्या है? ये सेल्स। और ये गैप्स क्या है? हाँ। और ये सारे साइनोसाइड्स किस में अपना ब्लड पोर कर रहे हैं? सेंट्रल वेन में। लेकिन इनके पास ब्लड आया किधर से? याद करें, वो जो पोर्टल वेन अंदर दाखिल हुई थी, जिसकी 2 ब्रांचेस हो गई थी, जो अपने अपने लोब्स में गई थी, फिर उन लोब्स ने अंदर कुछ डिवीजन की हुई थी कि राइट वाली जब गई तो राइट वाले ने बोला कि मुझे इतना बड़ा हिस्सा है तो मेरा ये हिस्सा फिजियोलॉजिकल, और ये कार्डियक मैंने राइट लेफ्ट को दे दिया है। जो भी है, ब्लड जब अंदर आएगा तो ये देखो आपकी पोर्टल वेन है ना, ये कौन सी अंदर जो दाखिल हुई है, समझ लो राइट या लेफ्ट। क्या राइट लेफ्ट? कि उसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेस होती जाएंगी और आखिर में ये वेन्यूल पहुंच जाएगा सबसे पतला, और ये सबसे पतला वेन्यूल डाल देगा किसमें? ब्लड सेल डाल देगा साइनोसाइड्स में, इसमें से जो में। क्या यही ब्लड काफ़ी है? क्या अभी हेपेटिक आर्टरी भी आएगी, वो 30% ब्लड लेके, वो 30% ब्लड लेके इंटर होगी, फिर पता चलेगा कि ये 2 लोब, फिर एक लोब में और छोटे 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 होके आखिर में आखिरी ये आर्टीरियोल, और वो भी डाल देगा ब्लड किसमें? साइनोसाइड्स में। वो थोड़ा सा ब्लूइश दिखाया है, थोड़ा सा रेड दिखाया है, मिल तो बहरहाल एक ही साथ जाएंगे। तो किसमें आ गए? साइनोसाइड्स में मिक्स हो गया ब्लड। अब साइनोसाइड्स के साइडों पर कौन बैठा हुआ है? असल फंक्शनल टिश्यू तो वो है। तुमने ये ब्लड लेके आ गए और उस ब्लड में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, जैसे ग्लूकोज, ये वो सेल पकड़ लेगा, उस ग्लूकोज को थोड़ा जाने देगा ताकि तुम्हारे इस्तेमाल में रहे, और बाकी स्टोर कर लेगा आप अंदर ग्लाइकोजन में। क्या इसमें सिर्फ यह गया है कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी हैं? वो जो डाइजेस्ट किए हैं तुमने पोर्टल वेन के जरिए इधर ही तो आएंगे, और जब इधर आएंगे तो वो क्या करेगा? वो उठा लेगा इस पूरे अमीनो एसिड को अंदर सेल, और सेल उस अमीनो एसिड के नाइट्रोजन को ऐसे करके यूरिया बना देगा। यूरिया बन गया, अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। नाइट्रोजन टॉक्सिक था, वो
तुम्हें बेहोश कर देता। तो इसलिए इसने क्या, ये अगर इस ब्लड के अंदर अगर कोई टॉक्सिन वाक्सिन भी हुआ ना तो पकड़ लेगा उसको, डिटॉक्सिफाई कर देगा उसको। अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हुआ तो इसके अंदर वो भी इंतजाम है। ये सब ब्लड आपका सही करके, फाइन ट्यूनिंग करके, ये साइनोसाइड में से फिर यहाँ से निकाल के किधर लेके जाएगा, सेंट्रल वेन में। ये तो एक लोब्यूल बता रहा हूँ, करोड़ों ऐसे लोब्यूल्स हैं और हर लोब्यूल के सेंटर में है कौन, सेंट्रल वेन। और वो सेंट्रल वेन क्या करेगी, ये सेंट्रल वेन एक लोब्यूल की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ये मिलके हजारों करोड़ों की एक तरफ से, हजारों करोड़ों की दूसरी तरफ से मिलके वेन बनेगी, हेपेटिक वेन। अब उसमें वही ब्लड है जो जीआईटी से आया है, कि वो ब्लड है कि जीआईटी से आने के बाद इसमें फिल्टर हुआ है, वो है, ये लिवर का है फायदा। वरना ये ना होता तो क्या होता, वो जीआईटी का सीधा ब्लड जाता कहाँ, इंफीरियर वेना केवा में। अब आप जाने आपका काम, वो लिवर बीच में से निकल गया। वो यही होता है जिनका लिवर डैमेज हो जाता है और उनके साथ ये मसला होता है। और लिवर के अंदर तो और भी बहुत मसले, तो जहाँ से ये प्रॉब्लम यहाँ पर, तो ये वेन चली जाएगी। अब 2 हेपेटिक वेन्स और किसी में 3 भी हो सकती हैं वेन्स। अब ये हेपेटिक वेन्स किस में ज्वाइन करेंगी, इंफीरियर वेना केवा में। ये सेंट्रल वेनें मिला के हेपेटिक वेन बन गई हैं अब, क्योंकि सेंट्रल वेनें करोड़ों होंगी ना ज़ाहिर, वो जहाँ से निकलती हुई, तो ये मिलके बनेगी क्या, हेपेटिक वेन। और हेपेटिक वेन अब लिवर को छोड़ेगी, कहाँ से, किस जगह से लिवर को छोड़ के इंफीरियर वेना केवा में दाखिल होगी, फोसा में से तो गुजर रही है ना, वो तो इंफीरियर वेना केवा में, इस इंफीरियर वेना केवा में ज्वाइन करेंगे ना आप हेपेटिक वेन्स को। तो हेपेटिक वेन्स कहाँ से छोड़ेंगी लिवर को, हाँ जी नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो हेपेटिक वेन्स जो होंगी, ये तो इंफीरियर वेना केवा, तो ये देखिए आपकी ये पोर्टल वेन है, इंफीरियर वेना केवा तो यहाँ से चलो गुजर गई। इंफीरियर वेना केवा में लिवर कहाँ से, अपने किस जगह से 2 हेपेटिक वेनें निकाल के हेपेटिक इंफीरियर वेना केवा में दाखिल करेगा, किस जगह से, पोर्टा हेपेटिस से। पोर्टा हेपेटिस से ये नहीं निकालेगा, ये वाहिद पोर्टा हेपेटिस से वेन ऐसी चीज है जो यहां से नहीं निकलती, सब कुछ यहीं से आते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो दरवाजे से आते जाते नहीं हैं, वो कहीं और से उन्होंने रास्ता बनाया है। और रास्ता बनाया है कहां से, रास्ता बनाया है इसने अपने सुपीरियर सरफेस से। लाइट चलाओ, ये देखें आप, यहां से इंफीरियर वेना केवा यहां से गुजर रही है। तो इसका मकसद ये है कि इस जगह से 2 वेनें निकलेंगी जो दाखिल हो जाएंगी किसमें, इंफीरियर वेना केवा में। और ये है डायफ्राम, इंफीरियर वेना केवा इसके बाद फौरी तौर पे राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में चला जाएगा। इसका मकसद ये है कि इंफीरियर वेना केवा की आखिरी 2 ट्राइब्यूटरीज कौन है, 2 हेपेटिक वेन्स। 2 हेपेटिक वेन्स उसकी आखिरी 2 ट्राइब्यूटरीज है। इससे पहले उसने बहुत सारी ली होंगी साथ में, लेकिन आखिरी 2 ट्राइब्यूटरीज उसकी हेपेटिक वेन है, जो लिवर को निकलेंगी कहाँ से, पोर्टा हेपेटिस से नहीं, सुपीरियर सरफेस ऑफ द लिवर से। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द लिवर से वो उसको ज्वाइन कर लेती है। और आपका ब्लड अब जो है वो फिल्टर होके, सारा काम करवा के, अपनी फाइन ट्यूनिंग करवा के, फिल्टर होके अब इंफीरियर वेना केवा में एंटर हो गया है। और लिवर ने अपना काम दिखाया है। अब लिवर का काम सिर्फ ये है कि बाइल भी प्रोड्यूस करे। लाइट ऑफ। तो बाइल कैसे प्रोड्यूस करेगा, अब बाइल देखें कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, कहां से आ रहा है, बाइल कौन प्रोड्यूस करेगा, ज़ाहिर है सेल्स ही करेंगे। अब जो सेल्स करेंगे तो आप यहां पे देखें, ये क्या है, साइनोसाइट्स। ये ब्लड पड़ा हुआ है। अगर ब्लड पड़ा हुआ होगा तो क्या ये साइनोसाइट्स में जो ब्लड पड़ा हुआ है क्या सेलों को टच नहीं करेगा, क्या सेलों को टच करना नहीं चाहिए। तो क्या होगा, इसके साथ बहुत ही पतला सा एपिथेलियम लगा हुआ होगा। कैपिलरी में एपिथेलियम नहीं होता है क्या, एंडोथेलियम जिसको कहते हैं, तो एपिथेलियम लगा होगा यहां पर। अब जो ब्लड यहां पड़ा होगा, जैसे दीवार है, इसके नीचे ईंटें हैं, तो इसके नीचे ईंटें हैं। क्या तुम्हारा हाथ ईंट को टच कर रहा है कि कलर को, तो तुमने यहां पर कलर जैसी थिन चीज लगा दी है। अब जो ब्लड यहां डालोगे तो ब्लड सेल को टच करेगा कि कलर को, जिसका नाम एपिथेलियम है, जिसका नाम एंडोथेलियम है। समझ गए आप, तो इसको एंडोथेलियम कहते हैं।
अब अगर यहां इन सेल से छोटी छोटी डक्ट्स निकले, अगर छोटी सी डक्ट्स इस सेल से निकले छोटी सी डक्ट, तो वो क्या साइनोसाइड में होगी कि एंडोथेलियम के अंडरनीथ होगी? ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सब एंडोथेलियल। इससे छोटी सी डक्ट निकली तो इससे भी निकलेगी दोनों ज्वाइन, इससे निकली तो वो ज्वाइन। तो इसका मकसद है कि एक छोटी सी कैनाल जो है यहां से पास हो रही होगी, कहां? थ्रू दी साइनोसाइड के बिलो द एंडोथेलियम, और ये जहां से होती हुई यहां से होती हुई इधर आएगी, जहां पहले ही दो वेसल्स बैठी हुई हैं। एक का नाम है यहां पर पोर्टल वेन की कोई आखिरी वेन्यूल, यहाँ हेपेटिक आर्टरी का आखिरी कोई आर्टीरियोल, और अब जो यहाँ से जो कैनाल ट्रेवल करके आया है उसको बोलते हैं कैनालिक्यूला है, कैनालिक्यूलस। एक को कैनालिक्यूलस कहाँ होगा? वो सब एंडोथेलियली, और ये सब एंडोथेलियली अब यहाँ आ गया है, और यहाँ एक छोटा सा पड़ा होगा डक्ट, डक्ट नहीं डक्ट्यूल, बाइल डक्ट्यूल कह दो उसको। तो इसका दी बाइल डक्ट्यूल। तो ये बाइल डक्ट्यूल यहां पड़ा होगा, कहां? एंगल के पास। तो कितनी एंगल्स होती हैं? 6। भाई हेक्सागोनल है ना, ये तो टुकड़ा दिखाया है, तो कितनी एंगल्स हैं? और इस एंगल पे वो, और यहां से कोई और है, तो जहां पर जहां जहां एंगल देखोगे वहां पर आपको क्या मिलेगा? पोर्टल वेन का वेन्यूल, हेपेटिक आर्टरी का आर्टीरियोल, और बाइल का डक्ट्यूल। तो कितनी चीजें मिलेंगी इस एंगल पर आपको? इसको कहते हैं पोर्टल ट्रायड। क्या कहते हैं इसको? हेपेटिक ट्रायड या पोर्टल ट्रायड। अब इसमें आपने डाल दिया डक्ट्यूल में क्या? वो जो गंदा कचरा जो अंदर से निकला है, वो इतना गंदा नहीं है, उसमें गंदगियां भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं उसके अंदर। इसमें बिलिरुबिन भी है, तो इसमें बाइल साल्ट्स भी हैं, इसमें फास्फोलिपिड भी है, तो कोलेस्ट्रॉल भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो यहां पर आ गया। तो ये तो हुआ डक्ट्यूल। फिर एक और डक्ट्यूल, ये डक्ट्यूल, ये सारे डक्ट्यूल मिल मिला के लाखों करोड़ों ये मिल मिला के पोर्टा हेपेटिस से मुंह निकालेंगे। और तुम उसका वहां नाम डाल चुके होगे तब तक, हेपेटिक डक्ट। ऐसी कितनी निकलेंगी? 2। राइट से निकलेगी राइट, तो लेफ्ट से निकलेगी लेफ्ट। वो जो राइट से निकलेगी, क्या वो पूरे राइट को ड्रेन करेगी, या राइट माइनस कार्डेट एंड क्वाड्रेट? क्योंकि वो पूरे को तो नहीं ना करेगी। फंक्शनली डिवीजन है, राइट और लेफ्ट। वो जो कार्डेट एंड क्वाड्रेट लोब है वो ड्रेनेज के लिए तुमने किसको दे दिया है? लेफ्ट को दे दिया है। और वो जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलेगी वो सिर्फ लेफ्ट को करेगी कि प्लस कार्डेट एंड क्वाड्रेट? तो मैं कार्डेट एंड क्वाड्रेट को ऐसे बोलता हूं कि बाबा ये पैदा तो हुए हैं राइट लोब के घर, लेकिन उसको एडॉप्ट कर लिया है किसने? कहलाते हैं वो राइट के बेटे, लेकिन उनका खर्चा बर्दाश्त करता है कौन? तो एडाप्टेशन इसी को कहते हैं ना। एडाप्टेशन में कभी भी अपना नाम नहीं दिया जाता, नाम नहीं देना है कभी भी। नाम देना जो है ना वो शरीयत के खिलाफ है। नाम कभी भी बच्चे को, एडाप्टेशन में बच्चे को कभी भी नाम नहीं देना है अपना, नाम उसके बाप का ही होगा। खुद हमारे नबी करीम ने अडॉप्ट किए हैं ना बच्चे, बच्चा अडॉप्ट किया है, लेकिन कभी उसको अपना नाम नहीं दिया, उसको नाम अपना नहीं देना है। तो इसने भी हूं मैं राइट का, लेकिन मुझे लुक आफ्टर करेगा। वो आएगी पोर्टल, लेफ्ट पोर्टल ब्रांच, ब्लड में वहां से लूंगा, हेपेटिक ब्लड में वहां से लूंगा, और जब मैं अपनी ड्रेनेज दूंगा तो लेफ्ट वाले से दूंगा, लेकिन मैं हूं एनाटॉमिकली राइट का हिस्सा। तो फिजियोलॉजिकली इट विल बी जस्ट लाइक हियर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए, और ये जो पूरा जो लिवर का हिस्सा आपने देखा ना यहाँ पे, इसकी हिस्टोलॉजी है लिवर की, और हिस्टोलॉजी समझे बगैर आप लिवर को समझ ही नहीं सकेंगे। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक दिस ये इसका एक पीस हमने काटा है यहाँ पर, और ये हम देख रहे हैं क्या एंगल पर ये सारा खेल देख रहे हैं। देखिए ये तीनों चीजें नजर आ रही हैं, देखिए बाइल डक्ट आप देखिए, अंडरस्टैंड। तो ये लिवर का हिस्सा है, ये लिवर पड़ा हुआ है, आप घर नहीं जाओ, ये जाते हुए थोड़ा सा इसको देख के जाओ, ठीक है। ये लिवर के 2 मॉडल पड़े हुए हैं, ये आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो, और ये करके फिर उसके बाद लेबोरेटरी में यहाँ पे लिख के देना, दिस वाज योर क्लास। चलें आमन।